अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग। तो जनाब आगाज़ है आज मंडे का, और मंडे का आगाज़ जो है बड़ा टफ होता है। इस दिन बड़े सारे काम होते हैं, बहुत सारी प्लानिंग होती है और वीक का आगाज़ होता है, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपने वीक के अंदर करनी होती हैं। तो जो भी आपका काम हो, जो भी आपके काम का आगाज़ हो, वो अच्छे तरीके से कीजिए। और इस पूरे हफ्ते के लिए आप सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस, और जो जो काम आप करना चाहते हैं वो काम बड़े तरीके से कीजिए। लेकिन उसके लिए अच्छी नींद, अच्छा नाश्ता, हेल्दी लाइफ और वॉक, एक्सरसाइज, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। लेकिन कुछ लोग शिकायत करते हैं कि भाई हम जो है अच्छी नींद नहीं सो पाते। कुछ लोग कहते हैं कि जी अच्छी नींद अगर नहीं सो रहे हैं तो खून की कमी भी होती है। अच्छी नींद अगर नहीं सो रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली आपके स्ट्रेस का भी बड़ा ताल्लुक होता है। लेकिन एक ऐसी नींद भी होती है, और स्पेशली बच्चों की, कि बच्चे जो हैं वो मुंह खोल के सो रहे होते हैं। तो इस सूरत हाल में क्या किया जाए, ये एक टिप है, ये देखें, ये आपके बड़े काम आएगी। तो जनाब ये बड़े ज़बरदस्त स्लीपिंग माउथ टेप्स जो हैं वो इन हुए मार्केट में, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम जल्दी से मेकअप की। मेकअप में बहुत सारे लोग जो है वो आई शेड लगाते हैं और बहुत अच्छा लगाते हैं, लेकिन उनको आइज़ के कॉर्नर्स बनाने नहीं आते, उनसे आई शेडो जो है वो फैल जाता है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये डार्क ब्राउन या हेज़ल ब्राउन आप इसको कह सकते हैं। तो ये कितनी ज़बरदस्त जो है इन्होंने आंखों के नीचे भी लाइन बनाई है, और उसी पेंसिल से इन्होंने ऊपर भी जो है वो आई शेडो बनाया है। तो जनाब ये आई शेडो लगाने का एक बेस्ट तरीका भी है कि अगर आप पूरा अपना जो है वो आई शेडो नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप लाइनर के तौर पे ये हेज़ल जो है वो यूज़ कर सकते हैं कलर। अब कुछ हम बात करते हैं फाउंडेशन की। फाउंडेशंस जो होते हैं बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं सबके मेकअप में। तो ये फाउंडेशन जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। ये देखें, इन्होंने ये शाइनर लिया है, और शाइनर लेने के बाद इसके जो पार्टिकल्स थे वो शीशे पे रखे और उसको अपने फाउंडेशन के साथ मिक्स किया, और ये बन गया है जी ग्लॉसी और ग्लोइंग फाउंडेशन। तो आप देखते हैं ना कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका फाउंडेशन बड़ा चमक रहा होता है, तो उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने अपने फाउंडेशन के साथ जो है वो शाइनर मिक्स किया होता है, और जब वो इसको अप्लाई करते हैं तो फिर उसके बाद उनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। अच्छा जी, अब कुछ हम बात कर लेते हैं कि आप जब कहीं जा रहे होते हैं तो आपको एक ऐसा हैंडी या इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि जिसका साइज़ छोटा हो, आप इजी कैरी कर लें, बैग हो या हैंड बैग हो या पाउच हो। और सबसे ज़्यादा ना पाउच की बड़ी ज़रूरत पड़ती है कि एक ऐसा पाउच हो जिसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाएं, ज्वेलरी जो है वो टूटे नहीं, और आप मतलब कंफर्टेबल भी हों उसको कैरी करने में। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इसी तरह का ट्रैवलिंग बैग है जिसमें आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, और ये हैवी भी नहीं है, और इसमें आपकी रिंग्स आ जाएंगी, इसमें आपकी जो है वो चेन्स, इसमें आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अच्छे से कैरी हो जाएंगी, और वो कहीं खोएंगी भी नहीं, और आपको नज़र भी आसानी से वो आ जाएंगी। तो ये तो हो गए ट्रैवलिंग बैग्स। अब हम बात करते हैं कि हमारी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिनकी शूट्स वगैरह हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन हमारी एक ऐसी एक्टर हैं जिनका एक शूट बड़ा वायरल हो रहा है और लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ज़रा देखें आयज़ा खान ने जो शूट किया है वो कितना खूबसूरत है। तो जनाब क्या ज़बरदस्त जो है वो इन्होंने शूट किया है, और वही शरारे आजकल बड़े पीच कलर में, गोल्डन कलर में जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि सीज़न शादियों का है। तो लोगों ने जो है वो अब ड्रेसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी है। यानी एक अच्छा शरारा अगर आप ख़रीद रहे हैं और उसका कलर बड़ा ज़बरदस्त है, तो वो आप अपनी किसी करीबी की शादी में भी पहन सकते हैं, और आप इस तरह से भी पहन सकते हैं कि कहीं आप फॉर्मली किसी इन्विटेशन पे जा रहे हैं तो वो शरारा वेयर कर सकते हैं अगर उसमें काम कम है तो। लेकिन शादियों के सीज़न में बहुत सारे लोग इमोशनल भी हो जाते हैं, और ये कौन लोग हैं? ये हमारे एक्ट्रेस हैं शहूद अलवी, जो कि अपनी बेटी की शादी पे काफ़ी आबदीदा दिखाई दी है। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम किचन की। शादियों से आ जाते हैं हम किचन के अंदर, और जब हम सब्ज़ी वगैरह छील रहे होते हैं तो हमारे जो ये थंब है या हमारी जो उंगलियां हैं, ये कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, उनमें दर्द हो जाता है, स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो रही होती है। इसके लिए एक आसान सा आइडिया, चलें जनाब, वैसे मुझे ये बड़ा फैसिनेटिंग सा जो है ना वो टिप लगी है, ये होना चाहिए, क्योंकि मटर छील रहे हों आप या फिर कोई और ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें आपके नाखून, आपके जो उंगलियां हैं वो ख़राब होने से बच जाती हैं। अब जनाब कुछ बात कर लेते हैं अचानक टोटके की, क्योंकि मुझे जाना है ब्रेक की तरफ,
और आपको तो पता ही है कि ब्रेक पे जाने से पहले या तो मुझे अचानक टोटका याद आ जाता है, मैं पहले से याद रखती हूँ कि जैसे ही भाई ब्रेक पे जाऊँगी तो मैं टोटका बताऊँगी। तो ये अचानक टोटका जो है इसलिए है कि इससे आपको एनर्जी मेंटेन होगी, आपकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा टोटका है। और ये टोटका क्या है? ये टोटका जो है वो आपकी लेज़ीनेस को दूर करेगा। ये टोटका आपकी सुस्ती जो है भगाने में अहम किरदार अदा करेगा। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप सेब और केले का इस्तेमाल करेंगे। तो सुबह के वक्त आपने क्या करना है कि एक सेब और एक केला आपने खाना है। फिर क्यों खाना है ये सुन लें। सेब में कुदरती शुगर और फाइबर होता है जो तवानाई फराहम करता है, जबकि केले में मौजूद पोटेशियम आपके जिस्म को तवानाई के साथ तरोताज़ा रखता है। तो ये एक हल्का और मौसर तरीका है जिससे आपकी सुस्ती जो है, यानी जो लेज़ीनेस है, वो भाग जाएगी। तो जनाब ये था आज का टोटका। और अब टोटका तो हो गया मेरा, अब हम जाएंगे ब्रेक पे। लेकिन ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो कई टॉप स्टोरीज आपके साथ में शेयर करेंगे। शहर कायद की जो मेन मसाइल हैं, गटर के ढक्कन नहीं है, ट्रैफिक हादसात हैं और दीगर तमाम तर जो इशूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे हमारी टॉप स्टोरीज़ में। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ कराची ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। और टॉप स्टोरीज़ में आज सबसे पहली स्टोरी जिस पर मैं बात करना चाहूँगी, जो बहुत ज़्यादा हादसात का सबब भी बनती है, जो गटर के मैन होल्स होते हैं। ये जब डेफिनेटली इनके ऊपर ढक्कन नहीं होंगे तो फिर बच्चे गिरेंगे भी, आवाम को मुश्किलात भी होंगी। लेकिन इसके लिए अब बाज़ाब्ता तौर पर एक हेल्पलाइन कायम की गई है। और अगर इलाके में खुले मैन होल नज़र आएँ तो क्या करें? अब आवाम ये जान लें कि आपको क्या करना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुले मैन होल्स के मामले पर एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। मुर्तज़ा वहाब ने अपने बयान में शहरियों को मुखातिब करते हुए हिदायत की है कि भाई जहां भी आप लोग देखें कि गटर का ढक्कन गायब है, गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है, तो बस आपने हमें बताना है, फ़ौरन बताना है आपने। उन्होंने शिकायत के लिए 1334 हेल्पलाइन फाल कर दिए। और उन्होंने कहा है कि कराची वाटर कॉरपोरेशन शहरियों का मसला फौरी हल करेगा। जहाँ मैन होल खुला हो 1334 पर कॉल करें और फौरी उसका हल पाएं, यानी फौरी वो आपको कांटेक्ट करेंगे और जो ढक्कन है वो वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा, मेयर कराची ने मजीद कहा कि मैन होल्स के लिए जितने ढक्कन दरकार होंगे हम देंगे। गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ इलाकों में 71,000 मैन होल के ढक्कन लगाए गए। शहरियों को अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। 1334 पर कॉल करें। शहरियों की ज़िंदगी बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अशरफ भाई, एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव ख़बर है, अच्छा इनिशिएटिव है मेयर कराची का। मगर ये इनिशिएटिव तब तक अच्छा है तब तक ये जो हेल्पलाइन है ये एक्टिवेटेड है और लोगों की हेल्प के लिए स्टाफ, इनका अमला बर वक्त मौजूद है कि अगर लोग शिकायत करते हैं कि जी हमारे गटर के ऊपर जो ढक्कन है वो नहीं है और हेल्पलाइन पे कॉल करने से ढक्कन आ जाता है, तो मैं ये कहती हूँ कि आई मस्ट से कि फिर तारीफ़ करनी चाहिए। जी अशरफ भाई, ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखें, अब इन्होंने अभी जो हादसात हुए बच्चों का, वो जो हमने खबरें दी, नॉर्थ कराची में हुआ, शादमान में हुआ, गटर का ढक्कन नहीं था, बच्चा गिर गया, शादी में गए वैसे याद होगा आपको। तो मतलब अब ये इनिशिएटिव तो अच्छा है। 1334 पे आप कॉल करें, वहाँ पे आपको फ़ौरन से रिस्पांस। साथ में बताया कि गुज़िश्ता साल में 71,000 जो है गटर के ढक्कन लगाए गए हैं। अब कंसर्न ये है कि देखें, कराची जो है सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से शहर है, सबसे बड़ा रकबे के हिसाब से शहर है। 7 ज़िला हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा जो ताल्लुक़ है, जो मैं जिनकी आवाज़ बनता हूँ, तो उसमें बिज़नेस कम्युनिटी हर वक्त टच में होते हैं। सही। बिज़नेस कम्युनिटी में नॉर्थ कराची एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री है, उन्होंने दिखा, फुटेज भी देख रहे होंगे तो चलाएं। बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पे सोचें कि ये तो नॉर्मल वहाँ पे रिहाइश भी है, ठीक है, गोदरा भी है, फिर आगे नॉर्थ कराची का फिर रिहाइश भी है, फिर इंडस्ट्री जोन भी है। आप यहाँ जाए ना तो आप यकीन करें कि आप गाड़ी लेके जाएंगी, जब बाहर निकलेंगे नई गाड़ी भी जो है ना उसकी सत्यानाश हो जाएगा। सड़कें हैं नहीं। अभी जो मेरी रिसेंट बात हुई है, कल AIG आए हुए थे, उनको ये बताया कि भाई ये हैं कि हादसात भी हो रहे हैं। अब जो मतलब गटर के ढक्कन नहीं है, गटर टूटे हुए हैं। अभी तो बोल रहे हैं गटर के ढक्कन जहाँ नहीं हो वहाँ हम लगाएं। जो गटर टूटे हुए हैं, अब आप देखें अब फुटेज में गटर के पूरा जहाँ पे वो है वो टूटा हुआ है। अब वो जो सिचुएशन है, क्योंकि आप रिपेयर मेंटेनेंस की बात करें तो कराची में 7 अजला हैं। 7 अजला में आप टैक्स भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब वहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस तरक्याती काम कहाँ हुए हैं। जब भी ये आते हैं तो हम इनसे पूछते हैं, देखें कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मसला है। आप गटर का ढक्कन लगा रहे हैं,
उसके बैकअप पे देखें क्या होता है। पहले तो सवाल ये होता है गटर के ढक्कन जाते कहाँ हैं, ना मेरे काम के हैं ना आपके काम के सही बात हैं, है। जिनके काम के हैं ये तो वो जो हीरोइनची होते हैं वो नशेई जो हैं, हाँ, नशेई जो तो होते हैं। हाँ। आप अगर ये कर रहे हैं तो आप उनके लिए भी करें ना। आप मेयर कराची हैं, कमिश्नर कराची, तमाम डीसीज को लें, पुलों के नीचे हर जगह पे आप यकीन करें शहर को खोखला जो ये लोग कर रहे हैं। आप आए, आपको सारे ब्रिजेस जो हम बात करते हैं ब्रिजेस में जाएं, वो पता है आप ब्रिजेस को नीचे से खोखला कर रहे हैं। अच्छा। आप बल्दिया के ब्रिज के नीचे जाएं, हमने कई बार रिपोर्ट की वहाँ पे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब इतनी खबरें चलाने के बाद अगर आप गटर के ढक्कन लगा रहे हैं तो ये बताएं ना जहाँ वो हीरोइनची जाके वो, क्योंकि पहले तो सवाल ये बनता है गटर के ढक्कन जाते क्यों हैं। हाँ। क्योंकि वो सीमेंट का आप देख रही हो KMC लिखा हुआ होता है, जब आप उसको तोड़ते हैं वो कई वीडियो आती है सोशल मीडिया पर, तोड़ के अंदर से सरिया निकालता है वो। साइड में लोहे की पट्टी भी होती है, क्योंकि इस वक्त लोहे की जो कीमत है पर केजी बहुत ज़्यादा है। अब वो जो नशा करता है कोई बिजनेसमैन नहीं है ना कोई कारोबार है, वो नशा भी मिल जाता है उसको, सब कुछ होता है उसके लिए, वो चोरी भी करता है। सही। फिर वो गाड़ियों की बैटरी भी चोरी करता है, फिर गटर के ढक्कन भी उठाता है, फिर आप वो देखें जो पेडेस्ट्रियल ब्रिज हैं उसके जो लोहे हैं वो भी ले जाता है। तो इस शहर में मतलब कि आप इसको जिसे बोलते हैं ना लावारिस शहर है। अब इसको अगर ठीक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना हो, मुतलका इदारे KMC अगर काम ये कि मेयर साहब ये कर रहे हैं, ज़बरदस्त बात है। आपने 71,000 जो हैं गटर के ढक्कन लगाए, तो 71,000 गटर के ढक्कन गायब भी तो हुए ना। अब वो जो गायब हुए तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। अब वो उसके लिए आपकी जो टीमें हैं, आप मेयर कराची हैं, तमाम DC के साथ एक बैठ के मीटिंग करें और उनको बोलें भाई आप यहाँ पे जो नशेई हैं, जैसे भिखारियों का भी अभी हुआ है रिसेंट, और जो नशेई हैं इनको पकड़ें शहर से बाहर, उनको भाई रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालें उनको। मगर आप आए, मैं 13D से रोज़ निकल के ऑफिस के लिए आता हूँ, सिविक सेंटर के ब्रिज पे चढ़ता हूँ, यकीन करें 50 जो एक दूसरे के साथ लग के नशा कर रहे होते। कई बार हमने किया, हमने DCs को बोला, तमाम जो मुतल्लिका इदारों को बोला। अब वो देखें पुलिस वाले भी लेके जाते हैं तो वो उनको कहाँ रखेंगे, नशा नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे। सही। हमारे यहाँ अभी रिसेंट खबर आई कि इतनी लाशें मिली जो सर्दियों में, वो भाई वो लावारिस लाशें, तो वो तो जगह जगह ब्रिज के नीचे इधर उधर वो एम्बुलेंस आई। उसमें था ना कि कोई 14 जो थे वो नशा करने वाले अफराद थे जिन्होंने नशा किया हुआ था। 14 इस तरह से कुछ स्टैट्स थे उसके कि 14 लोग। अब सबसे ज़्यादा जो है अमवात जो है सर्दियों में, उनको कुछ एहसास नहीं, जब तक नशा कर रहे हैं वो ठीक है, उनका दिमाग वो जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ना तो वो फिर नशे की तादाद और वो क्वांटिटी फिर बढ़ाते रहते हैं। मेन ये है कि इस शहर को अगर ठीक करना है ना, गटर के ढक्कन ठीक करने, चोरी चकारी रोकनी है। अच्छा भाई देखिए, एक आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मिट्टी के जो ढक्कन होते हैं, यानी कि जो सीमेंट के जो ढक्कन होते हैं उसके ऊपर वो फिर लोहा लगा हुआ होता है, अंदर लोहे की जो नहीं होती सरिया, हाँ, क्योंकि उसके वजन गाड़ियां जाती हैं उसको, और साइड में लोहे की पट्टी होती है। क्या ये या तो ये जो हीरोइनची लोग हैं या जो ये नशा करने वाले जो गटर के ढक्कन या चोर टाइप के जो लोग होते हैं उठा के ले जाते हैं, इनका क्रैकडाउन करें, नहीं तो इसका कोई ऑल्टरनेट कर दें इस तरह से इसको, या तो फिर गटर को उस लेवल पे लाके उसकी जो ब्रिज है वो उस तरह से कर दे जिससे आप देखते हैं ना कि जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहां पर बिल्कुल रोड के साथ जो है उन्होंने ढक्कन लगाया तो इतना भारी होता है कि वो कोई उसको उठा नहीं सकता। मतलब शायद उसको उठाने के लिए उनकी सर्टेन इंतजामिया ही आएगी तो वो, लेकिन इस तरह से वहाँ चोरियां नहीं होती। इधर क्या नहीं, देखे ना हम बाहर से अगर मिलाते हैं, इवन के हम बोलते हैं कि इंडिया से हम मिलाते हैं। अब इंडिया में जितने लोग फुटपाथों पे इस पे सोते हैं, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में मतलब कराची में ऐसा नहीं होता है। और जो सूरत हाल है, बाकी ये जो नशेई हैं या भिखारी हैं ये सब तो होते हैं, लेकिन आप अगर मुंबई जाएं, जाके देखें, वीडियो गूगल पे देख लें आप, कितने लोगों की गुर्बत बहुत ज़्यादा है। आबादी के लिहाज से सबसे अब सेकंड नंबर पे मुल्क आ गया है, तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, हम तो 24 करोड़ की आबादी हैं। और लेकिन हमें इसको सेट करना पड़ेगा। कराची शहर वो शहर है जिसमें पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे आप सोचें ना नौकरी करता है, ना उसका कोई कारोबार है, ना कोई बिजनेस है, ना कहीं उसका कोई मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन उसको जो है ये सब पता है कि नशा कहाँ से मिलता है। आप जाएं जो ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस के आप जैसे हम गाड़ी पे जा रहे हैं, मैं जैसे बताऊं 13D पे एक ब्रिज है जो फेडरल एरिया को मिलाता है। आप वहाँ से नीचे देखें, वहाँ नाला जा रहा है, उसमें भी बैठे हुए जुग्गियाँ लगा के। अब ये क्रिमिनल एलिमेंट है जो कि इन सब में मिला हुआ है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी कहलाती है कि आपकी कोई जो सरकारी चीज़ को चोरी कर रहा है, तो सरकारी चीज़ को अगर चोरी कर रहा है
तो हम तो अभी सिर्फ गटर के ढक्कन की बात करें, कचरे के डिब्बे तक चोरी हो गए। एग्जैक्टली, बिल्कुल, हाँ, तो डस्टबिन भी चोरी हो। इसके लिए ये प्लानिंग है। ठीक है, आप 1334 नंबर हम बार बार बता रहे हैं कि लोगों को जहाँ पे भी देखें वो बताएं। मैं रोज जैसे 13D बता रहा हूँ, गुलशन बता रहा हूँ। अब ये जो आपने देखा होगा अच्छा, ये जो 1334 है नंबर हेल्पलाइन, ये एक्टिव है? जी एक्टिव है। 2-3 दफा हाँ, ये जो कॉल करके लेते हैं वो एरिया लोकेशन मांगते हैं। अच्छा, कि आप कहाँ पर हैं, एरिया बताएं आप, और वो उसकी तस्वीर दे दें ताकि हम अपनी टीम को दें। प्रॉपर एक तरीके से हो रहा है। फिर उसके बाद वो जमा करने के बाद एक ढक्कन तो नहीं, मतलब जो एरिया में वो जाके सर्वे करके फिर उसके हिसाब से ढक्कन लगाते हैं। मैं बस यहाँ पे ये है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आप वो भी तो देखें ना, पिछले साल 71,000 गटर के ढक्कन लगाए, वो कहीं गए तो आपने लगाए ना। सही। अब आगे को इसको रोकना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। अच्छा, इस तरह से कब तक होता रहेगा कि चोरियां होती रहेंगी, आवाम फ़ोन करते रहे, जी गटर के ढक्कन आ रहे हैं, गटर के ढक्कन लग रहे हैं, गटर के ढक्कन हट गए? कोई जामे कोई पॉलिसी बना लें, कोई प्लान बना लें कि इसका क्रैकडाउन कैसे करना। वही ना, अब उसके लिए आपको अमल दरामद कराना होगा। अमल दरामद के लिए काम करना होगा। काम करने के लिए किसी को बोलेंगे तो बुरा मान जाते हैं, आपको पता है। कचरा नहीं उठाते हैं, ये तो फिर इस तरह से समहाउ इट शोज फेलियर ना, कि भाई अब आपके पास जो गटर की ढक्कन है वो तो क्योंकि चोर चुरा लेते हैं, हीरोइनची चुरा लेते हैं, तो वो चुराते रहें, आवाम आपको कॉल करते रहे, गटर की ढक्कन मंगवाते रहें, लगाते रहें। भाई ये उस हीरोइनचियों पे, ये जो मंशियात वाले माफिया है, इस पे क्यों नहीं क्रैक डाउन करते? इसके ऊपर क्यों ये सीसीटीवी कैमरास किस वजह से लगे हुए? आप कुछ नहीं कर सकते, कोई चोर नहीं पकड़ सकते, डकैत नहीं पकड़ रहे, बच्चे अगवा करने वाले नहीं पकड़ रहे। इतना बड़ा गटर का ढक्कन अगर एक हीरोइची लेके जा रहा है, नजर आता होगा ना सीसीटीवी में, पता कर ले, निकलवा ले, पकड़ ले उसको। फिर अब मैं आपको बताऊं, हम तो गटर के ढक्कन के आपको जो पोल हैं वो तक की लाइटें निकाल के ले जाते हैं। सब मतलब क्योंकि फिर वही वर्ड है सिंपल, ये शहर लावारिस है। 7 ज़िला, 7 इंडस्ट्री जोन, लाखों लोगों को रोज़गार देता है, लेकिन जो वो बैठे हुए, अब आप ये देखें ना, मतलब मेरा एक अलग से एक कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने, ठीक है, आप गरीबों के लिए मदद करें, सैलानी हैं, खाना खिला रहा होता है, ईदी के हैं, बाकी दीगर हैं, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है, अब वो खिला रहे हैं तो वो कहते हैं कि भाई गरीब आदमी को खिला रहे हैं, लेकिन आप उनको भी पाल रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं। आप हमारे ऑफिस के पास ही है, आप देखें सैलानी का वो फुटपाथ सामने रोड के दोनों, वहाँ पे आप पूरी जुग्गी बना के वो बकायदा कपड़ा रख के वहाँ पे नशा भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद सामने जाके बैठ के खाना मंगा लेते। अगर आप इन सबको करना है तो आप सबसे पहले क्रैक डाउन करें। बहुत सिंपल सा है, जो जितने भी ब्रिजेज हैं उसके नीचे हैं, जाम सादिक के पास जाए ना, साइड से तोड़ के सब ले गए। लोगों ने वीडियो बनाई है। अच्छा। यूनिवर्सिटी रोड पे जो आपका जो बरसाती नाले के ऊपर स्लैब रखा हुआ था वो तोड़ दिया है। मतलब यार, आप इस शहर में इतने खुलेआम चीज़ें हो रही हैं, आपके मुतल्लिका अफसरान क्या कर रहे हैं? उठाएं उसको, डालें उसको, बंद करें। पुलिस अपने ऊपर नहीं लेती है। वो जो जा रहा है, वो भी ऑफिसर अपनी गाड़ी में जा रहा है, वो देखता है, कह रहा है यार मेरा क्या काम है। अच्छा, ये बात है, जिसने चोरी की है वो तो नशे में है, तो वो तो ये है, तो वो तो गरीब है, तो वो तो फलाना है। लेकिन आप देखें ना, उसकी वजह से किसी के बच्चे की जान जा रही है। वो गटर का ढक्कन चुरा के लेके जा रहा है, आप कह रहे हैं कि फ़ोन करें और दूसरा ढक्कन मंगवा लें। तो भाई आप उसको तो पकड़ लेना जो ढक्कन आप, अगर इस शहर से आप हीरोइनचियों को, मंशियात फरोशों को पकड़ना शुरू करेंगे तो यकीन करें बाकियों को भी कोई सबक हासिल हो जाएगा। बाकी नहीं करेंगे इस तरह की चोरियाँ, ये छोटी छोटी चोरियाँ बंद हो जाएंगी यहाँ। भाई हम जैसे अब मंशियात फरोश का भी बोला, देखें, क्योंकि ये सब एक साइकिल है ना। क्योंकि एक बंदा मेहनत करे, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक गार्ड है, 20,000, 22,000, 25,000 इतनी पे ही है वो बेचारा, वो अपना जाता है अपने बच्चों के लिए पाल पुल के, कैसे वो करता है। फिर अब खाने के लिए आप देखें, जितने भी गार्ड आप देखें मजबूर हैं, वो जाके खाना खा रहे होते हैं सैलानी पे, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट पे, तो पैसे नहीं है ना उसकी जेब में, मगर वो चोरी नहीं करता है, ये गारंटीड है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? अब उसको अगर ठीक करना है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना होगी। आप सब बैठें, इदारों को बोलें, आप पावर लें, उनको उठाएं, शहर से बाहर जाके छोड़ दें अगर आप नहीं संभाल सकते हैं। ठीक है, अब आप जो है कोई एक सब जेल बनाएं, उधर जाके इनको रखें, क्योंकि ये तो भाई ये वो दीमक है जो इस शहर को आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, हमें नज़र नहीं आ रहा है, वो खा रही है। अब वो पुलों के नीचे, आप जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज उसके सरिये ले गए, आप देखें, मतलब आप जो बच्चे भी जा रहे हैं क्यों हैं? अगर आप शहर फैसल पे भी जाएं, जो बहुत सारे जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो हमने बनाए, फिर आप गुलशन में बनाए, उसका मतलब है ही नहीं सरिया ना। मतलब कौन हो भाई आप लोग? मतलब आप, पुलिस खड़ी हुई है, अच्छा पुलिस नज़र आ जाएगी, आप देखें चेकिंग लगा रहे हैं वो। अब आप देखें ना, अगर आप चेकिंग कर रहे हैं,
आपने जो चेकिंग की पॉइंट्स बने, कितने लोगों को पकड़ा, वो असला लेकर आ रहा है, आपको बताया कि मैं असला लेकर आया हूं? नहीं है ना। आपको की पॉइंट्स पता है। आपको मैं यूनिवर्सिटी रोड बताता हूँ, अस्करी पार्क आप क्रॉस करते हैं और आप जाने रोड का काम हो रहा है, पूरा रोड टूटी हुई है, वहाँ पे वो बाइकों पे आएंगे, आपको लूटेंगे, अंदर घुस जाएंगे। वो कच्ची आबादी है वहाँ पे, आप जा ही नहीं सकते, कैसे जाएंगे आप अंदर? सही, पूरा ओवरऑल जो है ना वो सिस्टम उसको चेंज करना पड़ेगा। और ये जो छोटी छोटी चोरियां हैं ना, इनको तो कम से कम इन पे क्रैकडाउन करें, इनको तो ज़रूर पकड़ें। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे कि शहर कायद में एज़ यूजुअल जो ट्रैफिक हादसा हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसमें जो जिम्मेदार है शायद वो तो कहीं फ़रार हो जाते हैं, लेकिन वो आवाम आपको सिसकती हुई, बिलकती हुई, अस्पतालों में रुलती हुई नज़र आती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। तो कराची में ट्रैफिक हादसा बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि बढ़ते क्या जा रहे हैं, अब हम इसके आदी होते जा रहे हैं। ये खबर अब इसी तरह देनी चाहिए कि आपको तो पता ही है, हमें भी पता ही है कि कराची में ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं और आप भी आदी हो गए और हम भी आदी हो गए। किया कुछ नहीं जा सकता, कभी कोई ट्रॉलर वाला मार के चला जाता है, कभी कोई मोटरसाइकिल वाले को कोई मार देता है, कभी मोटरसाइकिल वाले और रक्षे की टक्कर हो जाती है, कभी 2 रक्षों की टक्कर हो जाती है, कभी कोई बच्चे को साइकिल पे हिट करके चला जाता है। ये सारे इंसिडेंट हैं, लेकिन समहाउ इसके स्टैट्स मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि कराची में ट्रैफिक हादसा 57% हलाकतें मोटरसाइकिल सवारों की वजह से हुई, मोटरसाइकिल सवारों के साथ हुई। कराची में रवा साल 15 दिसंबर तक 500 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात में 525 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 57% मोटरसाइकिल सवार थे। अच्छा, अब किन वजूहात की वजह से ये हादसा हुए, ये तो बता दिया इन्होंने कि 57% जो हैं वो मोटरसाइकिल सवार जो थे वो थे इसमें। अच्छा, अब हादसात की जो वजूहात हैं वो ये हैं कि DIG ट्रैफिक पुलिस अहमद नवाज चीमा के मुताबिक ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवार हैवी गाड़ियों से टकराने के बायस जान से जाते हैं। हादसात सनती जोन्स, नॉर्दर्न बाईपास, हब रोड और कराची पोर्ट के इतराफ ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। तो ये हालात हैं कि कराची में जो रजिस्टर्ड 65 लाख गाड़ियों में से 42 लाख मोटरसाइकिलें हैं। अशरफ भाई, ये स्टैट्स भी मैंने शेयर किया और आपने देख लिया होगा कि ज़्यादातर वाक़यात जो हैं वो रोड क्रॉस करते हुए या मोटर बाइक्स वाले का गुज़र था या उनको किसी ने मार दिया। मेंशन भी कर रहे हैं कि जी ये हब रिवर रोड पे होते हैं, एयरपोर्ट के इतराफ़ होते हैं, सद्देबाब कोई नहीं। देखिए सबा, जैसे आपने रिपोर्ट भी पढ़ी और जो हमारी टीम ने जो सारा डाटा दिया, तो जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इनको भी पता है कि बताया है कि 525 से ज़ायद जो हादसा हुए उसमें 500 के करीब हलाकतें हुई हैं। अब उसमें हलाकत देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा 57% जो है कौन है, मोटरसाइकिल सवार थे। अब उसकी जो वजूहात देखें तो हम देखें कराची में क्या है, आपका हैवी ट्रैफिक का फ़्लो कितना है। पानी के टैंकर किसी भी शहर में चले जाएं, इतने टैंकर नहीं है, दनदनाते हुए फिर रहे हैं, एनी टाइम आपको मिलेगा। लाहौर में आप जाके देखें, ज़रा पानी के टैंकर तो दिखाएं आप, इस्लामाबाद में दिखाएं, पिंडी में दिखाएं आप। कराची में क्योंकि माफिया है वो घूम रही है, और आप देखें बाइक सवार है, मतलब आप सिर्फ मोटरसाइकिल सवार नहीं, मियाँ बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, वो जा रहे होते हैं। और टैंकर वाले आपको पता है ज़्यादातर 100% आपको बोलो नशा करके चला रहे होते हैं, कि उनको पता ही नहीं होता है। क्योंकि आप देखें ना, टैंकर चलाते हैं, एग्जाम्पल जब मैं टैंकर चला रहा हूँ उस पर लोड है पानी का ना, अब 3000 गैलन का पानी का लोड है, मैं गाड़ी चलाऊँ, मैं जब ब्रेक मारूंगा ना तो उसका एक लोड आएगा पानी का, तो वो ट्रक नहीं रुकता है, ठीक है। और वो जिस तरीके से चलाते हैं, वो बाइक पे बेचारा जा रहा है, वो वैसे ही इतने रश में जा रहा है, वो अपनी साइड में जा रहा है, उसके बाद ये उसके ऊपर हादसा हो जाता है, फिर हम खबरें देखते हैं। अब इसके साथ एक आपका माफिया कौन सा है, पानी के टैंकर माफिया है। उसके बाद देखें आपके 2 पोर्ट है कराची में, एक KPT है, पोर्ट कासिम है। अब वहाँ से जो जहाज़ लगते हैं तो सैकड़ों की तादाद में जो है कंटेनर्स निकलते हैं, और कराची से ट्रकों पे, ट्रॉलर पे तकरीबन जो है 8 से 10 हज़ार कंटेनर्स लोड होकर निकलते हैं, जिसमें अब जब वो रोडों पे आते हैं, जिसके लिए एक पाबंदी है, अगर आप बताऊँ मैं, पिंडी में सख्त पाबंदी हुई है, लाहौर में सख्त पाबंदी हुई है कि हैवी ट्रैफिक जो है ड्यूरिंग, क्योंकि वहाँ ड्राइव पोर्ट होते हैं, यहाँ से माल आया बाय हाईवे जो है वो जाता है, फिर ड्राइव पोर्ट में जाता है, तो कहते हैं शहर में आप जो दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल पाबंदी। ऑयल टैंकर जो है, कल मैंने खबर दी थी, ऑयल टैंकर एडवाइजरी काउंसिल ने कहा भाई पानी के टैंकर तो ठीक है ही नहीं, ऑयल टैंकर को जाने दें, और फ्यूल की सप्लाई का मसला हो गया। मगर वो वहाँ पे सख्त पाबंदी लगाई हुई कि दिन के औकात में लोग जब जा रहे होते हैं उसमें हैवी ट्रैफिक नहीं है। कराची में भी है, लेकिन आप देखें
कि आपका पानी के टैंकर चल रहे हैं, आपके पानी के टैंकर में 20-20 व्हीलर भी टैंकर हैं, आप देखा होगा जो NLC के ट्रक हैं बहुत सारे, वो सारे चल रहे होते हैं। अब इसमें क्या है कि जो इश्यूज़ ये हैं कि जब वो जा रहा होता है तो ट्रैफिक का फ्लो जब चल रहा होता है इतना स्लो होता है, अब वो आगे निकलना चाहता है, अब इतने बड़ा ट्रक होता है, वो निकलते निकलते जब क्रॉस करते जो जहाँ बैठा हुआ है ना, हमें वो देखना होगा। बाइक वालों को भी मैसेज दूंगा कि वो ट्रक वाला जो है, मैं जो बाइक चला रहा हूँ मेरे सर से ऊपर वो बैठा हुआ है, सही। अब मैं बाइक जा रहा हूँ नीचे से, मैं उसको नज़र ही नहीं आता हूँ क्योंकि ट्रक का जो आपका वो बॉडी है, ये मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया था उस पर बैठ के। मैं उसे बैठ के शीशे में मैं बैठ के मैंने देखा तो मुझे मोटरसाइकिल वाला नज़र ही नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा जो इंटरनेशनल जो ये होता है कि आपको उसको बैक व्यू जो है वो उसके लिए कहते हैं कि आप उसका व्यू देखें, आप एंगल व्यू देखें, हाँ। क्योंकि जो इंटरनेशनल कवानीन है जो ट्रैफिक का, उसमें वो देखते हैं कि आप कहाँ, आपकी हाइट क्या है। अब जो जितनी हाइट पे होगा, अब जैसे आप छोटी गाड़ी में बैठे हैं तो अब मेरी ये हाइट है, हाँ। मैं बड़ी जीप में बैठ जाऊँगा ऊपर हो जाऊँगा, उसके बाद ट्रक में बैठ जाऊँगा और ऊपर हो जाऊँगा। अब मैं ट्रॉले पे बैठूंगा तो मैं बिल्कुल बाइक पे जो मेरे सर की हाइट है, जो मैं बाइक चला रहा हूँ तो उसके ऊपर वो बैठा हुआ है। अब मैं बाइक मेरी यहाँ जा रही है, वो ऊपर बैठा हुआ है, मैं ट्रक की बता रहा हूँ, और उसको मैं कैसे नजर आऊंगा। ये एक बेसिक लॉजिक है जो कि ट्रैफिक कवानीन हमारे लोग भी नहीं समझते हैं। सही। अब उसको अगर हमें बताना है तो ये मोटरसाइकिल वाले ना हेलमेट पहनते हैं, ना बैक व्यू मिरर होता है, सही। और बस वो जा रहे हैं, किसी बस निकलना है ना, आप देखें जान तो कीमती है, सही। अब वो जा रहा है तो आप बचें भाई, कराची शहर है, आप बचें। आप बच्चों के साथ जा रहे हो, हम लोग भी कई बार होते हैं, हम जा रहे हो बीच में से आके। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक तो ये फास्ट ट्रैक पे जा रहे होते, फिर ये जितने भी मोटर बाइक्स वाले होते हैं, भाई आप लोगों ने माइंड नहीं करना, सबके घरों में मोटर बाइक होती है और सबके घर में मोटरसाइकिलें होती हैं, लेकिन आप सारों को क्या कोई जल्दी होती है, कोई मतलब कोई रेस लगी हुई है? अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है तो वो अपने आप को ये क्यों समझता है कि मैं बस उड़ के पहुंच जाऊं? मैं भाई आप ये कंसिडर कर लेना, मोटरसाइकिल है, अगर खुदा ना खास्ता नुकसान हो गया तो आप ही को परेशानी होगी, आप किस तरह मैनेज करेंगे? जो आपको अपने दफ्तरों में पहुंचने की जल्दी लगी होती है ना, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो आप 6 दिन भी फिर ऑफिस नहीं पहुंचते, फिर आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ये आज मुझे ये राज बता दे अशरफ भाई, आपको भी पता ही होगा, कितने सारे आपके ऐसे दोस्त होंगे जो बाइक स्पेशलिस्ट जो है ना, आपको भी कहते होंगे भाई हम तो वहाँ से इतने मिनट में यहाँ पहुँच जाते हैं। ये क्या कोई नफ्सियात है, प्रॉब्लम है बाइक वालों के साथ कि इनको अगर सड़क पे बाइक निकालनी है तो ये तेज ही जाएंगे, ये रुक के नहीं जा सकते, ये स्लो नहीं चला सकते? अच्छा, मेरे पास गाड़ी तो ईगो का मसला है, यही है ईगो का मतलब। मेरे पास गाड़ी भी, मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ और मैं कभी भी विदाउट हेलमेट जो है ना बाइक नहीं चलाता हूँ। शुरू से मेरी आदत है, जब मैं कॉलेज में भी था, फिर मैं आया, अभी भी है, चलाता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ हेलमेट जरूर पहनता हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत कीमती है। सही। हाँ, पाँव ये भी तो कीमती है, लेकिन सर अगर मैं गिरा कहीं लग गया ना तो फिर मेरी नहीं, तो फिर वो ये भी तो कहते हैं ना, अल्लाह मालिक है, क्या हुआ जो होगा देखा जाएगा। जब लिखी होती है तो फिर अब आप ये देखें ना, आपने देखा होगा एहतियात करने की क्या शहर में जगह आप जा रहे हो, 90% लोग इस तरह की गाड़ी जाके रुकती है, वो पीछे से आ रहा हो, देख रहे हैं सब रुके हुए, पीछे से आके मार देगा, कहेगा भाई सॉरी, कुछ तो बोलते भी नहीं, करे चल भाई आगे चलो। मतलब आप सोचे सिग्नल बंद है, पीछे से आ रहा है, ब्रेक नहीं है भाई। इवन बाइक पे बैठे हुए, सॉरी आपकी बात कर रही हूँ अशरफ भाई, बाइक पे बैठे हुए, बाइक पे बैठ के हैंड्स फ्री लगा हुआ है, बातें हो रही हैं, पूरी दुनिया में पोल्यूशन हो रही है, पीछे से हॉर्न, आगे से हॉर्न, ट्रैफिक जैम, बाइक वाला अपनी धुन में, उसने बाइक पे बैठा हुआ है, हैंड्स फ्री लगाई हुई है, सबको नहीं देख सकते वो कि ना इधर देखेंगे ना इधर, अपनी धुन में मगन बाइक चला रहे हैं। नहीं, आपको दिखाऊं, आप कभी देखें जो बाइकों की हालत होती है, कैसे चला रहे हो, तो टायर भी, ब्रेक भी नहीं है। बहुत सारी बाइकें दिखाएंगे, एक कराची में एक स्टाइल है ना बाइक चलाने का। अब क्या स्टाइल है बताऊं, बाइक भी चला, मोबाइल पकड़ा हुआ है और ये चला रहा है ना, मोबाइल भी एक फोन में लगा के यूं करके जा रहा है, वो देखा होगा, ये तो कॉमन स्टाइल है बिल्कुल। हाँ, ये तो 2-3 आपको सड़क पे बाइक वाले ऐसे मिल जाते हैं, बाइक चला रहे, मोबाइल भी पकड़ा हुआ है, बाइक भी चला रहे। अब कैसे भाई, मतलब रख लो जेब में, मतलब इतना आपके पास टाइम नहीं है कि मोबाइल नहीं छोड़ना है। आप बाइक चला रहे हो, फोन लगाएगा, वो चला जाएगा ना कहीं पे, बस चला जाएगा, जहीं भी जगह मिल रही। गाड़ी खड़ी में, लोगों की कीमती गाड़ियाँ, उसको स्क्रैचेस मारते हुए लाइट तोड़ देंगे, वो फिर लड़ाई होती है। आप देखें, एक सिंपल रूल है ट्रैफिक का कि ट्रैफिक की फ्लो कैसे ठीक करनी है। अगर आप अपनी मैं कराची में बहुत सिंपल बताऊँ, शरह फैसल सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। अच्छा। और आप मेट्रोपोल से अगर आप आ गए और आप जाएं गाड़ी, और ये गाड़ी अगर शरह फैसल पर डालेंगे, आप मुझे बताएं कहाँ सिग्नल है। ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया गया और उस पर आप शरह फैसल मेट्रोपोल से आए और एयरपोर्ट क्रॉस करते हुए आप सीधा कहाँ जाते हैं? आप सीधा स्टील मिल नेशनल हाईवे कोई मतलब सबसे बड़ी आपकी सिंगल रोड है और स्टेट ऑफ आर्ट बनाई हुई है।
अब वहाँ पे भी अगर आप ये सिर्फ आप अपने लेन में चलेंगे ना, और बाइक वालों को जैसे लाहौर में हुआ है कि बाइक वालों को स्लो ट्रैक में आप डाल देंगे। पहले एक हुआ था शराफ फेस्टिवल, ग्रीन लाइन डाली गई थी वहाँ पे, ओ भाई आप फास्ट ट्रैक में उसमें आके मतलब वो अगर अच्छा फास्ट ट्रैक हो, मीडियम ट्रैक हो, फुटपाथ के ऊपर से गुजरना हो, मतलब बाइकें उठा के फलांग के कोई बैरियर ही क्रॉस करना हो, ये क्या किस माइंडसेट से चलते हैं बाइक वाले, मुझे आज तक समझ में जल्दी है ना किस बात की। तो जो गाड़ी में जा रहे हैं वो बफारे हैं, उनको कोई जल्दी नहीं होती। उनको नहीं होती है ना, वो आपकी लाइट तोड़ेंगे, आपका सब कुछ करेंगे। उनको अगर कोई चीज़ बोलो लड़ने के लिए, क्योंकि देखें इस शहर में जो इतनी बड़ी आबादी वाला शहर है ना, इसमें लोगों का जो है मतलब आप समझ कि पैनिक इतना हुआ है कि बस जाना है उसको, क्योंकि इतना ट्रैफिक में वो दबाव में होता है। मैंने आज तक किसी बाइक वाले को, किसी मोटरसाइकिल वाले को ऐसे नहीं देखा कि रोड पे अशरफ भाई ट्रैफिक चल रहा हो और वो बड़े मज़े से आराम से सुकून से एसओपी पूरी करते हुए जा रहा हो। यकीन करें जितनी अगर कोई ऐसा बंदा आपको नज़र आ जाए ना जो बड़ी अच्छी बाइक चला रहा हो, अपने स्पीड उसकी मेंटेन हो, हेलमेट पहना हो, एसओपी पूरी हो, आप जाके खुद पूछेंगे भाई खैरियत है, आप मतलब बीमार तो नहीं है, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, आप स्लो बाइक चला रहे हैं। यकीन करें ये हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोग स्लो बाइक चलाने वाले से पूछ रहे होते हैं हाँ भाई खैरियत है, क्या हो गया, बड़े स्लो जा रहे हो। ये परसेप्शन है बाइक वालों का। वो तो है, जैसे आप कह रही हैं कि अगर हम जा रहे हो, मतलब हम तो रूट है ना यहाँ से गुलशन जा रहे हैं तो शराफ फेस्टिवल कहीं पे भी सब खैरियत पूछना शुरू कर देते लोग बाइक वालों की। अब वो मेन ये कि देखें इतनी कि भाई मैं तो उड़ता हुआ जाऊँ, तुम्हें क्या हो गया भाई, चलो और पीछे से आके हॉर्न भाई क्या हो गया। सही, ये तो ये परसेप्शन है बाइक वालों का कि अगर बाइक पे आप जा रहे हैं ना, अच्छा ये नहीं, कोई भी बाइकर, जितने भी लोगों के पास बाइक्स है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि हम पता नहीं किस स्पीड जोन में हैं, किस स्पेस में जा रहे हैं। अच्छा अशरफ भाई, और दूसरी बात ये, जब आप क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ट्रैफिक जैम होती है कि आप जो ट्रैफिक जैम में जब रुके होते हैं ना, तो आप सारे मनाजिर देख रहे होते हैं, झगड़े, पोल्यूशन, रिक्शे वाला जो है वो बाइक वाले से लड़ रहा है, बाइक वाला जो है वो गाड़ी वाले से लड़ रहा है। यानी उस ट्रैफिक जैम के अंदर आप इतना कुछ सीख लेते हैं कि आपको ये समझ में आ जाती है जी हर जगह एक बाइक और एक रिक्शे वाले, ये जरूर किसी भी एक्सीडेंट में ये इन्वॉल्वमेंट लाजमी मिलेगी। आप कहीं भी चले जाए ना कराची शहर में, जैसे बसीम ने लास्ट वीक में किया था, अकेला ट्रॉलर नहीं होगा, अकेली गाड़ी नहीं होगी, रिक्शा होगा या बाइक का जिक्र कहीं से भी होगा। मैं रोज जब बलूच कॉलोनी ब्रिज से आते हैं ऑफिस के लिए, तो आप यकीन करें जो आपके 6 सीटर 8 सीटर रिक्शा है, मतलब वो बलूच कॉलोनी ब्रिज पे 3 रो में खड़े हुए होते हैं, जो बसें मिनी बस बनाई हुई, पता है किसने इजाजत दे दी है, बस वाला अलग खड़ा हुआ है, 3 रिक्शे खड़े, एक गाड़ी इधर से जा रही है, भाई तुम साइड में कर लो, भाई इधर लगा लो। अब वो फास्ट ट्रैक में रिक्शे वाला भी वो बिल्कुल स्लो उधर चला भाई। अब मसला ये है कि देखें ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद किसने कराना है, आप चलान मारें, सही ठीक है, वो सही हो जाएंगे। अब वो रिक्शा भी देखेंगे, पता कैसे चलाते हैं, ये रिक्शा है, अब सीधा बैठ के चलो, रिक्शे के इस साइड पे बैठ के वो इधर चला रहा होगा ना, बिल्कुल। मैंने कहा कहाँ जाना है तुम्हें, मतलब आपको आइडिया कैसे हो रहा है कि कैसे रोकोगे, क्या रोकोगे, स्टाइल है ना, वो स्टाइल में हाथ भी होते हैं, वो आप जा रहे हैं रिक्शे वाला 8-9 लोगों को बैठा हुआ कहीं भी मोड़ देगा ना, अब गाड़ी वाला बचे, उधर मोटरसाइकिल बचे, उसके बाद वो किसी को मारेगा, 4 गाड़ियां लग जाती हैं। और ये अमूमन आप रोज अगर मेट्रोपोल से रोज अगर आप निकलें और टूवर्ड्स एयरपोर्ट जाएं, आपको रोज हादसा मिलेंगे। अब जैसे ये रिपोर्ट अगर हमने देखी है, सबसे खतरनाक जो रिपोर्ट है, यानी 525 अमवात हुई हैं, जिसे 57% मोटरसाइकिल वाले थे। यानी कि आप सोचें, मेरे हिसाब से आप कहीं भी नहीं देखेंगे कहीं पे ऐसा हो, 57%, यानी कि मोटरसाइकिल खतरनाक, मतलब रेड जोन में डाल दें आप। अब उसके लिए क्या करना होगा, तो इनको सबसे पहले जगहें बता रहे हैं, मतलब जहाँ पे हैवी ट्रैफिक वाला है, जहाँ पानी के टैंकर वाले, वहाँ सबसे ज़्यादा हादसा। तो ये तो भाई इनको नज़र नहीं हो तो रोन देते हैं ना। डंपर आप देखें, अब वो बोले कंस्ट्रक्शन के लिए डंपर, तो भाई डंपर क्या पिकअप है, वो उसका स्पीड देखिए आपने, ऐसे चलाते हैं जैसे कि मौत के सौदागर जा रहे हैं ना, रोनते। अगर आप यकीन करें शराफ फेस्टिवल डंपर को छोड़ दें, ऐसे चलाते हैं कि जैसे 10 गाड़ी के ऊपर चढ़ता हुआ चला जाएगा। सही। मैंने एक मिराज भाई को अभी कल दिया था, एक बंदे ने सोशल मीडिया पे, मैं आपको दिखाता हूँ। सही, चलें आप इसको फाइंड आउट करें। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे जब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद।
वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि कराची में जिस तरह से हादसा रिपोर्ट हो रहे हैं, एक के बाद एक हादसा इस तरह के सामने आ रहे हैं जिसमें बाइक जो है, मोटर बाइक्स वाले जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और सड़क पार करते हुए लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हादसा का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे अब डंपर की बात कर रहे थे अशरफ भाई कि डंपर वाले जो हैं बाइकर्स के बाद फिर बात कर लेते हैं डंपर्स वालों की। ये जो डंपर वाले होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये सड़क पे नहीं जा रहे, ये किसी मतलब कोई स्पेस इनको मिली हुई है, पता नहीं कहाँ ये जा रहे हैं और पता नहीं इनका कौन सा मुकाबला हो रहा है, ना साइड पे कोई जा रहा है ना पीछे आगे कोई नहीं है, अपनी धुन में ये चलते चले जा रहे होते हैं। और इनके बारे में मशहूर ये होता है कि भाई इन्होंने जो है वो सर्टन काइंड की कुछ चीज़ें खाई पी हुई होती हैं, तो ये नशा किया होता है, तो ये होश में नहीं होते और इस वजह से जो है ये, क्योंकि ये बड़े लंबे लंबे रूट्स पे जाते हैं तो इसलिए ये करते हैं नशा और ये फिर इस तरह से सड़कों पे शहरों में ये चलाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एक बंदा नशे में है तो वो इतना लंबा सफ़र जहाँ पे भी जाए, शहर से बाहर जाए, कराची से बाहर जाए, वो कैसे कर सकता है इतना लंबा सफ़र? भाई अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो आप 3 से 4-5 ड्राइवर्स रखें। भाई बात यही है ना कि आप एक ड्राइवर को रिलैक्स करा दें, फिर आप दूसरे ड्राइवर को कहें कि जी अब उसकी वो ड्राइव कर ले। लेकिन ये तो कोई हल नहीं है कि एक ही ड्राइवर जो है वो कराची से जाएगा लाहौर, या एक ही ड्राइवर जो वो कराची से इस्लामाबाद जाएगा, या एक ही ड्राइवर कराची से हैदराबाद जाएगा या सिंध के किसी करीब जगह पर जाएगा और उसने नशा किया हुआ होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो नशे में नहीं है, ड्राइवर एक है, तो इसलिए वो धूम मचाले बनता हुआ जाएगा, लोगों को रोनता हुआ जाएगा। भाई धूम मचाने की जो बात की आपने, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कराची को छोड़ के किसी भी शहर में जाएं, आप ज़रा डंपर दिखाएं, पानी के टैंकर नज़र आते हैं आपको? नहीं। अभी एक वीडियो जो शेयर किया हमारे जो प्रोड्यूसर अगर दिखाएं, मतलब शराय फैसल पे रेस लगा रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस कहाँ गई, मुतलका ऑफिसर्स कहाँ गए, कहाँ सीसीटीवी कैमरे गए, क्या नज़र नहीं आ रहे हैं इनको? मतलब वो कीमती जानों को मतलब खतरे में डाल रहे। आप अगर गाड़ी की एक स्पीड है, मतलब जो मैं बोलता हूँ मोटरसाइकिल की एक स्पीड है, ट्रैफिक में जो है गाड़ियों की एक स्पीड है, बसों की एक स्पीड है, ये थोड़ी है कि आप क्रॉस में पूरे ये मतलब डॉजिंग कार चला रहे हैं। और पानी के टैंकर भी रेस लगा रहे होते हैं, कोई नहीं पूछता है, बस वाले लगा रहे होते हैं, पूरी बस। मतलब आप देखें बच्चे के साथ, देखें ये गुर्बत बहुत है। सही। और एक बाइक वाला मजबूर होकर 3 बच्चों को, बीवी को खुद बैठा हुआ लेके जा रहा है। वो कैसे लेके जा रहा है? भाई तुम तो इंसान बन जाओ ना यार। अब वो जैसे वो मारेंगे उसको, ये लोग क्योंकि नशा किया हुआ तो उनको कुछ नजर नहीं आता है। सही। मतलब ये भाई मैं भी गाड़ी चला, बिल्ली भी कोई तो भाई जाने दो, भाई डर जाता है आदमी। और खुदा ना खासा गाड़ी अगर नॉन स्टॉप जा रही है और अल्लाह ना करे कोई बिल्ली भी, तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आप कहते हैं भाई ये तो घबरा जाएगा, आ जाएगा। ये मतलब बच्चे जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, एक आदमी कीमती जान, एक औरत जा रही है, ये जाके बिल्कुल पीछे जाके हॉर्न देंगे। मैं तो कसम से मैं गाड़ी रोक देता हूँ। सही। मेरे पीछे आके अगर हॉर्न दे देना ये, और वो जो प्रेशर वाला, ये एक तो प्रेशर, और आप सोचे ना मेरा ये काम नहीं करेगा ना, जाहिर है अचानक से अब मेरा दिल कमजोर है, हार्ट अटैक हो जाएगा, या वो घबरा जाए, वो देखें इतनी तेजी से आएगा तो मैं क्या करूँ, जाऊंगा या राइट जाऊंगा, उसमें इधर गाड़ी वाला मार देगा, इधर आऊंगा, इधर से वो आके मार देगा। तो इनको सोचना चाहिए। अगर हॉर्न में आपने सुना है हॉर्न, अभी हमने जो वीडियो दी है जी, उसमें अगर आपको नजर अभी आएगा। एक वीडियो जो है वो वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें डंपर जो है, मतलब इसको क्या कहना चाहिए, खुद सा डंपर जो मतलब रेसिंग डंपर, हाँ बिल्कुल रेसिंग डंपर जो है वो सड़क पे जिस तरह से मूव ऑन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इशारा फैसल नहीं है, पता नहीं कोई खुली स्पेस है, पता नहीं कोई मैदान है, कोई रेसिंग की जगह है जहाँ पर इनको लग रहा है शायद ना साइडों पे कुछ है, ना छोटी गाड़ियाँ हैं, ना कोई और आगे है, ना कोई पीछे। तो ये अगर इस तरीके से इशारे फैसल पे जा रहे हैं तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये जो मज़ीद जो रोड्स हैं, जो नैरो रोड्स हैं, जहाँ पे बाइक्स, रक्शे, छोटे बच्चे, वहाँ क्या करते होंगे ये, क्योंकि वहाँ तो इनको जल्दी निकलना होता है ना, ये तो रुकते ही नहीं है, ये किसी का वेट नहीं करते। नहीं, मेन ये देखे ना, इनको रोकने के लिए हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। आप ट्रैफिक मैंने खुद जाके बोला, तो उन्होंने कहा तो था इंतजामिया ने कि भाई 12 बजे के बाद चलेंगे, 11 बजे के बाद चलेंगे, ये इस पर कितना अमल दरामद हुआ? जी वो सब कुछ आप देखें, वो कहते हैं कंस्ट्रक्शन वालों को इजाज़त है, तो भाई लाहौर में क्यों नहीं है? आपके पानी के टैंकर चल रहे हैं, वहाँ पानी ऑयल टैंकर जो पेट्रोल सप्लाई कर रहा है उसकी इजाज़त नहीं है, पता है? लाहौर में पेट्रोल पंप 400 से ज़ायद पेट्रोल पंप है, 55 लाख की आबादी का शहर, मतलब उनके जो लोग हैं डिमांड, अब उसको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं पहुंचेगा तो किल्लत हो जाएगी। वो कह रहे हैं भाई दिन में नहीं आ सकते आप,
यहाँ पे आप देखें, आपको पानी के टैंकर भी, ऑयल टैंकर भी, डंपर भी, फिर वो जो कंस्ट्रक्शन के लिए आपने देखा है जो सीमेंट मिक्सर होता है, जी, कैप्सूल लगा हुआ होता है। हाँ, वो तो मैंने कई दफा रोडों पे जाते हुए हाँ। सीमेंट गिराते हुए जा रहा है। मतलब यार मेयर कराची साहब, हाँ। आप ये देख रहे हैं, इनको पाबंदी लगाएं इनके ऊपर। पूरी सड़कों पे सीमेंट गिराते हुए जा रहा है। अब वो बनी हुई सड़क, हमारे ऑफिस के बाहर वो सब गुजरे, आप देखें कैसी बनी हुई सड़क थी, ऐसे लग रहा है खंडर कर दिया है। वो मिट्टी और ये सब जो डंपर लेके गए गिराते हुए गए। सही। अब आप बनी हुई अगर उसको सड़क को खराब किया, उससे पैसे लो, सीधे हो जाएंगे। मेन ये है कि देखें उन पे एक्शन नहीं होता है, तो जिसकी वजह से ये हो रहा है। मसला ये है कि अभी जो वीडियो है, आप बिल्कुल अभी ये वीडियो का आपने जिक्र किया, ये वीडियो देखते हैं फिर इसके ऊपर बात करते हैं। क्या ये हालात है? नहीं वही ना, अब आप वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले इनसे पूछे ना, भाई आप कहाँ थे, आप वीआईपी मूवमेंट पे लगे हुए हैं, आप दूसरी चीज़ों पे लगे, ओ भाई आ रहे हैं साहब आ रहे हैं भाई, ओ भाई हम लोग भी साहब हैं भाई, हमारी टैक्स के पैसे से आपकी वर्दी है। सही। आप अपने टैक्स के पैसे की मेराज भाई एक दफ़ा इनके बारे में बता रहे थे अशरफ भाई कि ये इतना स्ट्रॉन्ग लॉबी है इनकी, ये टैंकर माफिया की, ट्रॉलर माफिया की, कि ये इनको पता है कि हम अगर पकड़े भी जाएंगे तो हम छूट जाएंगे। ये क्या बुरुज कॉलोनी पे याद है एक ऑयल टैंकर का, उसका लॉक टूटा, गाड़ी पे गिरा, बंदा जहाँ बाग हो गया था, वो फर्नेस ऑयल लेके जा रहा था बुरुज का, पूरा एक दिन तक जो है एक दिन तक वो ऑयल सड़क पे फैला रहा था। ये था तो अब वो देखे ना आप, वो उसके बाद वो आए, वो लेके चले गए बंदा भी। अब मसला ये कि जब पकड़ भी लेंगे ना तो वो जो होता है, क्योंकि ये इनके पास लाइसेंस होता नहीं है, फिर लाइसेंस वाला ड्राइवर ला के बैठा देते हैं, तो उसको लाइसेंस होता है, लाइसेंस टू किल। अब ये जो है आप कहीं मुल्क में दिखा दें ऐसे डंपर, इससे बड़े डंपर हैं जो अमेरिका में चलते हैं, इससे बड़े डंपर हैं जो कि आपके चार जो आपके पीछे जो कंटेनर होते हैं वो लगा के जा रहे होते हैं। लेकिन वो तो डेवलप कंट्री है, उन्होंने तो रोड्स भी अलग की हुई हैं, उनका भाई सब कुछ है। इनके तो आप फिटनेस कौन दे रहा है इनको? ये जो जैसे चला रहे हैं, ये ब्रेक मारेगा इस स्पीड पे, आप क्या समझते हैं रुक जाएगा ये? वो भाई देखें इतने हैवी, जिसे मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हैं, जितना बड़ा उसका मास होगा उसकी स्पीड, जब आप ब्रेक मारेंगे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इतनी बड़ी चीज को आप अचानक से रोकेंगे, वो आगे जो चीजें होंगी उसको डबल स्पीड से जाके मारेगा। अब मेन ये है कि आप ऐसे चला रहे हैं, ये आपके बाइक पे वो पूरी बाइक चलाते हुए वीडियो बना रहा है, वो अपनी जान को, आपने देखा है बाइक वाले भी जा रहे हैं, पिकअप वाले जा रहे हैं, वो पूरी क्रॉस जिग-जैग चला रहा है, डंपर है भाई। तो ये जो शरह फैसल में जो मुतलका सारे हैं, इन सबको मुअत्तल करना चाहिए, ठीक है, अगर इनको नजर आ जाए, क्योंकि इनके ऊपर आप एक्शन करेंगे ये खुद ही एक्शन नजर आएगा। अब ये कीमती जानों, मतलब ऐसा आप कहाँ कोई शहर बता दें ना, हम पाकिस्तान का कोई एक शहर बताएं जो कराची में ये लोग कर रहे हैं, पानी के टैंकर दंदनाते फिर पानी के टैंकर कितनी जाने लेते हैं, बहुत। ठीक है, अब डंपर कितने लेते हैं, फिर वो जो हैवी मशीनरी वाले वो लेते हैं, खबरें चला के थक गए भाई, इसको क्या कहते हैं? मैंने भी पूछा था, मैंने कहा आप कहते हैं कि भाई हैवी मशीनरी नहीं है, मैंने कहा ये कौन सी है? डंपर क्या है? ये वो पिकअप है, मोटरसाइकिल है, आप बताएं ना भाई, हमें तो बताएं ये क्या है, ये डंपर को क्या कहेंगे आप? वो ऐसे चला रहा है, उतनी ऊंची उसकी हाइट है, और वो ऐसे चला रहा है कि जैसे भाई कोई डॉजिंग कार चला रहा है। भाई ये जो अशरफ भाई, शायद मैं उसका नाम भूल रही हूँ, वो एरिया जो है जो आईसी के पुल का जो आईसीआई ब्रिज जो केपीटी से निकल के बाद हम जाते हैं, जो माई कुलाची की तरफ, वहाँ पर मैंने खुद अपनी आंखों से इस तरह के ट्रॉलर, इतने बड़े बड़े ट्रॉलर्स मैंने देखे हैं, और उन टाइमिंग्स के ऊपर देखें जिन टाइमिंग्स पर वो अलाउ नहीं थे, और वो वहाँ से नीचे भी गिर जाते हैं ट्रॉलर, दूसरा वहाँ रेस भी लगाते हैं, और वहाँ उन ट्रॉलर्स के बीच में छोटी छोटी गाड़ियाँ बीच में फंसी हुई होती हैं, और वो पूरा ट्रैफिक जैम होता है। जब वो खुलता है, जब वो चलते हैं, वो ये नहीं देखते कि पीछे बीच में छोटी गाड़ियाँ हैं या कौन है कौन नहीं है। बस मैं हैरान हूँ। अच्छा, एक ट्रॉलर ऐसा था, एक मतलब पूरा एक डंपर ऐसा था जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ थी। अच्छा भाई, यानी जैसे एक उसका पार्ट था, उसमें गाड़ियां थी, फिर दूसरा ऊपर गाड़ियां थी, फिर उसके ऊपर भी गाड़ियां थी, और उसके पीछे हमारी गाड़ी थी। तो मैं ये सोच रही थी कि ये अगर इन केस इसकी अगर कोई गाड़ी ही गिर जाए तो आप क्या करेंगे? मतलब अलाउ कैसे किया कि आप ये जो आवाम का टाइम है, ये जो पब्लिक टाइमिंग्स है, इसमें आप इतनी सारी गाड़ियों वाला डंपर बीच पब्लिक में आपने निकाला हुआ है। चलिए जी, डंपर स्लो चल रहा है, लेकिन गाड़ी गिर जाए किसी पे, फिर अलाउ कैसे होता है पता है ना आपको? हाँ, मुट्ठी गरम कर दो,
लेकिन ये तो लोगों की जानों से खेलने के नहीं, जो मुताबिक है। मुट्ठी गरम करता है ना, मैं कान पकड़ रहा हूँ, अल्लाह ना करे मेरे मतलब अल्लाह ना करे ऐसा हो, जो मुट्ठी गरम करता है उसके बच्चे के साथ अगर ऐसा हो गया, फैमिली के साथ हो गया, फिर वो मुट्ठी गरम क्या करेगा वो? बस सोचना चाहिए। हम तो सोच की मतलब दिमाग काम नहीं करता है। जिनके साथ ये हादसात होते हैं ना, पूछें, जो घर का कमाने वाला है वो ट्रक के या बाइक के उसमें आके हादसात में चला जाता है, उसका घर कैसे चलेगा? मगर नहीं भाई, वो मुट्ठी गरम कर दो। आप अगर किसी को पकड़वा भी देंगे, आप वो ऐसा चालान पेश होगा, बच के निकल जाएगा, बच के निकल, ठीक है। और यहाँ पे आप इतना बड़ा केस है, अब अगर हम इसके ऊपर फॉलो अप करें, मैं करवाऊंगा ये वाला कि अगर आपके 525 कीमती जाने गई हैं, 57 मोटरसाइकिल सवार थे, कितने लोगों पे आपने एफआईआर काटी, कितने लोगों को अंदर किया, कितने लोगों पर आपने अदालत लेके गए, कितने लोगों पे कितनी सजाएं हुई। ये इतनी बड़ी स्टोरी है कि जब सामने आएगी, क्योंकि अब मेरा दिमाग अभी आपसे बात करते हुए उधर ही चल रहा था, डबल कि अब इसके ऊपर मैं कराऊंगा, इनका मैं पूछूंगा कि क्या हुआ। कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा 100%, क्योंकि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म को अपने हाथ मुट्ठी में रखा। ओके, सही, ऑल इज वेल। सही। चलें जी, हमारे मुल्क में अल्लाह करे ये तमाम तर चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि अब इतना मायूस हो चुके हैं हम लोग, इतना मायूस हो चुके हैं कि अब समझ में नहीं आता कि बस अब जहन में परसेप्शन ही बन चुका है कि अगर शिकायत भी करें, बात भी करें तो कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई हमारे शो पर मौजूद थे। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मज़ीद डिस्कशन करेंगे दूसरी टॉप स्टोरीज़ पर। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, फैशन इंडस्ट्री में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो ब्राइड्स हैं और जो ग्रूम हैं और जो शादी सीज़न है, जो वेडिंग सीज़न है, वहाँ कभी इस तरह होता है कि कुछ ड्रेसेस बहुत हैवी होते हैं और कुछ ड्रेसेस जो होते हैं वो बहुत ईस्टर्न होते हैं, वेस्टर्न होते हैं। लेकिन एक्चुअल क्या डिमांड है, एक्चुअल कौन सा फ़ैशन लेना है शादियों में, कौन सा फ़ैशन लेना है कि ब्राइड्स के लहंगे, गरारे, शरारे किस तरह के होने चाहिए, इस पर बात करने के लिए इन्हीं के जो ब्राइड्स के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, ड्रेस डिज़ाइनर जो होते हैं, हमने उन्हीं को बुला लिया है। और जनाब ZQ के नाम से इनकी ब्रांड है, लेकिन इंट्रोडक्शन में पहले जरा पूरा करवा दूं। ये है ज़ुहैब कदीर, CEO है ज़ुहैब कदीर कटोर के, और इनके साथ है मिंजा शहजाद जो कि हेड ऑफ प्रोडक्शन एट ज़ुहैब कदीर कटोर है। अच्छा जनाब, ये है मिंजा, और मिंजा से मैं ब्रेक पे पूछ रही थी कि मिंजा ये जो आपका नाम है, ये बड़ा प्यारा नाम है, सबसे पहले तो अपने नाम के मायने बता दें। तो मेरा नाम जो है बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ अरबिक एंड पर्शियन। सही। तो अरबी में जो है वो बेलॉस अच्छा है और फ्लॉलेस है, सही, और पर्शियन में जन्नत का रास्ता है। अरे वाह, जबरदस्त। तो ये बिल्कुल जैसे ज़ुहैब बता रहे थे कि किंजा और मिंजा मिलता जुलता है, ये वही ज़ुहैब नहीं बल्कि हमारे सीनियर प्रोड्यूसर अरकम ये बात कर रहे थे कि किंजा और मिंजा मिलता जुलता है, उससे याद रखिएगा। खैर, अच्छा ज़ुहैब ये बताएं कि आजकल वेडिंग सीज़न जो है वो कहते हैं ना पीक है, ये दिसंबर, जनवरी, फेब, ये नवंबर से ही शुरू हो जाता है। किस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो इन हैं, क्या फ़ैशन चल रहा है, क्या है सारा कुछ? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वेरी मच थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। मैं ये समझता हूँ कि 1990 और 1980 का जो फेज़ था, हाँ, जिसके अंदर हमारी नूर जहाँ जो हमारी एक्ट्रेस हैं और जितने भी लेजेंडरी लोग हैं, हाँ, इनका जो स्टाइल है, एक पुराना स्टाइल, राजस्थानी स्टाइल, कल्चरल स्टाइल, हाँ, वो मैं बहुत ज़्यादा ब्राइडल्स के अंदर आजकल फोकस कर रहा हूँ। अच्छा। मॉडर्नाइजेशन अपनी जगह पे, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है कल्चर के हवाले से, तो दे नीड दैट गोटा, दे नीड दैट दबका फर्स्ट ऑफ ऑल। और लोगों को ये अच्छी अवेयरनेस है कि वो बहुत ज़्यादा काम को भर नहीं लेते अपने ब्राइडल्स के अंदर। बहुत डेलिकेट काम चल रहा है, बहुत ही यूनिक काम चल रहा है, और डिफरेंट किस्म के स्टोन्स जो पाकिस्तान और इंडिया के सेक्टर के अंदर हमें नजर आते हैं ट्रेडिशनल बेसिकली, तो इस तौर पे हमारा जो है ब्राइडल जो है काफ़ी चल रहा है। सही। अच्छा मिंजा, जो ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं ना हमारे यहाँ, बड़े प्यारे ड्रेसेस डिज़ाइन होते हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम होता है, लेकिन कुछ ड्रेसेस ना, जैसे हम कहते हैं ना कुछ कंटेंट ड्रैग हो गया, इस तरह कुछ ड्रेसेस ना होते बड़े प्यारे हैं, महंगे भी होते हैं, लेकिन वो इतना काम उनके ऊपर होता है, या वो पता नहीं सीक्वेंस पे नहीं होता, या वो पता नहीं डिज़ाइन उनका इस तरह से होता है कि वो कितना भी महंगा शरारा हो ना, वो उतना खूबसूरत नहीं लग रहा होता। ये क्या वजह होती है? लोग खुद से अपनी चॉइस बताते कि नहीं नहीं ऐसे करें, या बाकी डिज़ाइनर इस तरह के भी काम बना रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और इसका थोड़ा सा एक डाइवर्सिफाइड जवाब मैं दूंगी कि कभी कभार डिज़ाइनर्स जो है वो कमर्शियल एस्पेक्ट को बहुत फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर हम एक महंगा लहंगा या गरारा बेच रहे हैं तो काम भरा हुआ होना चाहिए, बिकॉज क्लाइंट्स की डिमांड ऐसी होती है। थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा होता है हमारी सोसाइटी का कि अगर हम 2 लाख 4 लाख दे रहे हैं तो हमें उसी लेवल का काम भरा हुआ होना चाहिए। तो एक तो सेक्टर ये होता है जिससे रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। राइट। और फिर वो डिज़ाइनर का जो यूनिक
यूनिकनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इतना ज़्यादा बार बार रेपिटेशन में आएंगे तो वो यूनिकनेस ख़त्म हो जाती है। सही। तो इस वजह से आपको हर चीज़ एक जैसी लगना स्टार्ट हो जाती है। फिर जो डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा यूनिक काम प्रोड्यूस करते हैं उसके पीछे बहुत स्टेप्स होते हैं, मेहनत होती है, सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग रिजेक्शन होती है। जहाँ रिजेक्शन नहीं होगी वहाँ अच्छा डिज़ाइन बनकर नहीं आएगा। तो बड़ा कंपटीशन जो है वो मार्केट में है और उसको compete करने के लिए दिन रात आपको डिज़ाइन थ्योरी, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ता है। बट अगेन आपको माइंडसेट जो है वो अपने क्लाइंटल का ही देखना पड़ता है। सही, तो कहीं आपका एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा बैकलैश हो जाता है और फिर आप अगर डिजाइनर ने ये कहा है ना कि ये देखिए ये आपके ऊपर नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन क्लाइंट ने कहा नहीं जी ये जो आपने लहंगे में जगह छोड़ी है आप इसको भी काम से करें। इसकी बहुत बड़ी वजह सबा ये है, ये मुझे पूरा भरा हुआ चाहिए। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि लोग मैगजीन्स और ड्रामास को ना अपने ऊपर इम्प्लाई करने की कोशिश करते हैं। हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, स्किन टोन्स अलग हैं, तो हम उनको ये फैसिलिटी देते हैं कि आपके स्किन टोन्स के मुताबिक हम उनको चीजें सजेस्ट करते हैं। फैब्रिक के हवाले से उनकी स्किन टोन्स के हिसाब से हम उनको सजेस्ट करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो जी दीपिका ने ये पहना था तो वो सादिया ने ये पहना था तो इसने ये पहना था। वो जो दीपिका ने पहना था ना वो इसलिए पहना था कि वो डिजाइन किया गया था स्पेशली कि वहां पर इतनी लाइट्स होंगी और ये मोती एग्जैक्टली उसी लाइट में चमकेंगे। ये मोती आपकी शादी वाली लाइट में नहीं चमकेंगे, तो वही मोती चमकेंगे जो आपको आपका डिजाइनर डिजाइन करके देगा। ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। जैसा एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर को पता है कि कौन से पेन की दवा कब कैसे देनी है, किस mg के अंदर देनी है। इसी तरीके से डिजाइनर को पता है, थोड़ा सा उसके ऊपर ट्रस्ट करें। बट लोगों को अवेयरनेस है, दे आर ट्रस्टिंग देयर डिजाइनर्स एंड दे आर लुकिंग लाइक एक्सीलेंट ऑन देयर बिग। और हर बॉडी टाइप अलग होता है, हर स्किन टोन अलग होती है। जो एक एक्ट्रेस की स्किन टोन और बॉडी टाइप है वो हर इंसान की नहीं होती। बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे कि आप लोग वही चीजें लेना चाहते हैं या वही स्टाइल कैरी करते हैं जो एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस ने किया होता है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हीरा मानी का शूट जो है वो किया है इन लोगों ने, ज़ोहेब ने और मिंजा ने। ये जरा देखिए कि कितना जबरदस्त यहाँ पे शूट किया। टोटल कल्चर ज़ोहेब कदीर इज नॉट अबाउट मॉडर्नाइजेशन। अच्छा, वो लोग जो पुरानी चीजें, ट्रेडिशनल चीजें, विंटेज चीजें पसंद करते हैं, दे कम टू अस बेसिकली। सही। तो इस चीज के ऊपर हमने बड़ा जबरदस्त आपने इनका शूट किया। अच्छा ये बताएं कि अब फर्ज करें आपके क्लाइंट ने ये शूट देख लिया, राइट, अब उन्होंने कहा जी मुझे ऐसे ही लहंगा चाहिए, परफेक्ट, लेकिन उनकी हाइट है छोटी, तो अब आप उनको क्या सजेस्ट करें? That is perfectly all right with us. कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि जो भी दुल्हन बनने वाली है वो विद इन बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करे कि मैं खूबसूरत हूँ, किसी के प्रेशर में ना आए कि डार्क स्किन है, छोटी हाइट है। हमारा एक पूरा लंबा प्रोसीजर होता है, हम उसके हिसाब से उनका प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं। कितने दिन पहले आए ब्राइड अपने ड्रेस के लिए? देखें अच्छी चीज में इंतजार करना पड़ता है, तकरीबन 3 to 4 months आपके पास होने चाहिए एक अच्छा ब्राइड डिजाइन करने के लिए। डिजाइनर्स के पास लोग आते हैं, हमें 15 दिन के अंदर चाहिए, हमें 20 दिन के अंदर चाहिए। जिस तरीके की बाकी चीजें हैं जिनको बनने में टाइम लगता है, तो एक अच्छी चीज को बनने में भी काफी टाइम लगता है। वी एटलीस्ट नीड 100 days फॉर एन एम्ब्रॉयडरी, एंड बिकॉज उसके जैसे मिंजा ने भी आपसे बात की कि उसका एक होमवर्क है। उस बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका पहले प्रोटो डिजाइन होगा, फिर उसका फिर पेपर डिजाइन होगा, फिर पेपर के हिसाब से उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके कट्स डिजाइन होंगे। तो आप ये समझे कि क्लाइंट नहीं है, वो हमारे लिए क्वीन है, हम क्वीन को डिजाइन कर रहे हैं बेसिकली। और लेकिन अब अगर वो क्वीन देखिए ना ज़ोहेब, मैं तो आप ही की एक तरह से मुश्किल आसान। अब अगर उस क्वीन के मतलब वो आप उसको क्वीन तो बना रहे हैं, लेकिन उसके सजेशंस, उसकी अपनी ही पर्सनालिटी को डाउन कर रहे हैं और उसको समझाना मुश्किल है। तो आप लोग क्या करते हैं फिर क्लाइंट को किस तरह से? क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं ना कि यू नो हार्ड टू टैकल, कि वो फिर वो उसका क्या करते हैं आप लोग? नहीं, हम इसको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लेते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं सबसे पहली बात ये, और हम 10 to 15 days उनको गाइड करते हैं। अच्छा, काउंसलिंग करते हैं। एंड वी आर नॉट हियर टू डू बिजनेस। ज़ोहेब कदीर की अम्ब्रेला के अंदर ये हमारा मकसद नहीं है कि हमने पैसे बनाने हैं, हमने उसके दिन को इम्पोर्टेंट बनाना है, सबसे पहली बात ये। तो जो हमारा 100% क्लाइंट रेशियो है, सब हमारे साथ माशाल्लाह से सेटिस्फाइड हैं। हम सबसे पहले उनको गाइड करते हैं कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर ये चीज़ अच्छी लगेगी, और मैं ये लोगों का तारीफ करूंगा यहाँ पे कि लोग मानते हैं। मेरे साथ बहुत ही डिफरेंट। अच्छा, अब बड़ी अवेयरनेस आ गई है
लोगों में, नहीं कि भाई ये हम पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग अपनी पर्सनालिटी से हटके कोई चीज बनवा रहे हैं, वो ज्यादातर वही। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है। इसके अंदर ये होता है कि ब्राइडल अपॉइंटमेंट्स पे ना दुल्हन के साथ उनकी दादी, उनकी अम्मी, उनकी कजन्स, उनकी वो सारे लोग आ जाते हैं, तो वो डिसीजन भी उनका इन्फ्लुएंस हो जाता है। सबसे ज्यादा बहस जो होती है वो दुपट्टे के ऊपर हो रही होती है ना मिर्जा, दुपट्टे के ऊपर ही बहस हो रही होती है कि जी दुपट्टा नेट का होना चाहिए, दुपट्टा ऑर्गेनाइजा का होना चाहिए, दुपट्टा अलग है, बनारसी का होना दुपट्टे चाहिए। के ऊपर जो काम है, जैसे दादी कहेंगी कि जी मुझे पिट्टा और कोटा और इस तरह का काम चाहिए, लेकिन वो जो बड़ा प्यारा लगता है। सास होंगी वो कहेंगी जी मुझे तो जरदोस का काम ज्यादा चाहिए। अच्छा, सही। तो हम उनकी राइवलरी भी को है काम डाउन करते हैं, सही। और हम कहते हैं कि हम आपको एज अ फैमिली ट्रीट करेंगे, सबका ओपिनियन मांगेंगे। हम ऐसा करेंगे कि किनारियों पे हम गोटा लगा देंगे, बीच में हम जरदोस लगा देंगे, और फिर हम जो है वो सर पकड़ के बैठे हैं, अब क्या करें ये गोटे का दुपट्टा है या ये जरदोस का दुपट्टा है, ये वाला एक बड़ा इशू आता है ना। यही तो प्रॉब्लम डिजाइनर का जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो इशू ये है कि डिजाइनर करे तो क्या करे, क्योंकि उसकी जो बुरी की बुरी फैमिलीज आती हैं और वो ऑर्डर प्लेस करके जाती है कि भाई हमने ऐसे ड्रेस जो है वो डिजाइन करना है। अच्छा ये बताएं, आप लोगों के ख्याल में एक डिजाइनर क्या सजेस्ट करता है ब्राइड को कि उसको कौन से कलर का शरारा, लहंगा या साड़ी, या मतलब क्या हमारा जो इधर शादियों का कल्चर है उसमें जोहेब आप देखें ना कि बहुत सारी ब्राइड्स मेजर मिस्टेक्स करती हैं। क्या करेंगी कि ग्रीन कलर बारात में, मतलब बंदा सोचे कि ये कौन सी सेंस है, और अजीबोगरीब कलर्स के हम डिफरेंट लगें। ड्रेस प्यारा होगा, सब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन कलर सिलेक्शन इतनी ब्लंडर हो जाता है ना कि वो पूरा का पूरा इवेंट उनका डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि माइयों में कौन सा कलर पहने ब्राइड? चलिए जी, डिज़ाइन तो जो वो बाद में होता रहेगा, कलर सिलेक्शन आप लोगों की क्या होती है? टू द पॉइंट आपने सवाल किया है। सबसे पहली चीज़ ये है कि दुनिया भर में एक कलर रिलीज होता है, कलर ऑफ द एयर। अच्छा, एंड फॉर द 2025 द कलर इज मोका मूज, दैट इज अ कॉफी कलर बेसिकली। अच्छा, एंड हम हमेशा ब्राइड को सजेस्ट करते हैं कि आप इसको वलीमे पे लेके जाएं। अब जैसे आपने बोला ना कि बारात में कैसा होना चाहिए, मेहंदी में कैसा होना चाहिए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेहंदी, तो मेहंदी के अंदर लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए नियॉन ब्लूज में चले जाते हैं, ग्रीन में चले जाते हैं। फॉर मेहंदी वी नीड अ टिपिकल मेहंदी का जो अपना कलर है, जो हम मेहंदी हाथों में लगाते हैं ना, दैट इज द कलर फॉर मेहंदी बेसिकली। अच्छा, तो वो रेडिश या ग्रीन के टोन या लेमन वाला जो में जा सकते हैं, मस्टर्ड में जा सकते हैं, उसके साथ कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। इसी तरीके से लाल कलर जो है वो हमेशा से सदाबहार कलर है फॉर द बारात, तो हम उसके अंदर डीप रेड में जा सकते हैं, शार्प रेड में जा सकते हैं, स्कारलेट रेड में जा सकते हैं। सही, देखिए बहुत सारे लोग डल मरून पे भी चले जाते हैं, बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं, वी हैव 600 कलर्स ऑफ रेड in house. So again the thing is that comes to the skin tone. अगर किसी की स्किन डिफरेंट किस्म की, हम उसको थोड़ा सा शार्प रेड रिकमेंड करते हैं। अच्छा, ये जो आपने स्किन टोन की बात की ना, तो और अभी मिर्जा दीपिका की बात करी थी, अगर हम दीपिका की बात कर लें, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात कर लें, दीपिका का जो जोड़ा था, जो इसने अपनी शादी पे वेयर किया हुआ था, ये कलर या फिर वो जो प्रियंका चोपड़ा ने वेयर किया हुआ था, मुझे ड्रेस वैसे प्रियंका चोपड़ा का पसंद आया था, वो जो शादी का उसका था ना, क्योंकि उसमें वो इम्बोज काम था और प्रिंट सा था, टेक्निक अलग होती है। हाँ, उसकी टेक्निक बड़ी जबरदस्त थी। बट व्हाट डू यू प्रेफर इफ समबडी के वांट के भाई मुझे इस तरह का कलर चाहिए, वो कौन सा कलर था? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि रेड के जैसे ज़ुहैब ने बहुत फाइनली डिफाइन किया कि 600 टोन्स हैं। तो एक डिज़ाइनर का काम सिर्फ डिज़ाइन करना नहीं होता, कलर साइकोलॉजी को भी इन्हांस करना होता है और इम्प्लीमेंट करना होता है। अब हमारे पास कोई भी डस्की टोन की विमेन आती हैं, हमारे पास फेयर टोन की आती हैं, हमारे पास वीटिश कॉम्प्लेक्शन की भी विमेन आती हैं। तो किसी के ऊपर स्कारलेट रेड अच्छा लगता है, किसी के ऊपर ब्लड रेड अच्छा लगता है, किसी के ऊपर क्रिम्सन अच्छा लगता है। तो शेड्स जो है वो उनके कलर पैलेट से, लाइक जो स्किन पैलेट है, उससे मैच करके हम उसकी सैम्पलिंग करते हैं। पहले हम उनको सैम्पल्स भिजवाते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप अपने स्किन पे रख कर देखें कि आपको कपड़ा अच्छा लग रहा है, आपको कपड़े से तो एलर्जी नहीं है, क्योंकि कभी कभार कलर भी आपकी स्किन टोन को दबा देता है। तो ऑब्वियसली हमें हर चीज सोचनी पड़ती है, बहुत टाइनी स्टेप्स होते हैं। प्लस जैसे कि आपने प्रियंका के ड्रेस की बात की, जिसमें सेल्फ का काम बहुत ज्यादा बड़ा जबरदस्त काम था, बहुत अभी आई गेस अभी अगर हमारे पास फुटेज हो तो हम जरूर दिखाएंगे। मुझे बड़ा उसके शरारे का काम, बड़ा आइडिया भी बड़ा डिफरेंट था और बड़ा ब्रेव स्टेप था। बिल्कुल, उसकी रीजन ये है कि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस होने के बाद पूरी
दुनिया की नज़रें उनकी शादी के ऊपर थी और फिर इतना इम्बोज काम कि बंदा ये सोचता ना ये अच्छा भी लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने एक ब्रेव स्टेप भी लिया था। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे मजीद बातें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो ज़ुहैब और मिंज़ा हमारे साथ है और हम कर रहे हैं बड़ी मज़े की बातें और साथ साथ बड़े काम की बात भी जो है वो मिंज़ा ने की। भाई क्या इंट्रोड्यूस किया है आपने अपनी ब्राइड्स के लिए? ओके, सो बेसिकली सिंस हमने ये कहा कि जो ब्राइड्स होती हैं वो हमारे लिए क्वीन है और उनकी फैमिली इज़ आवर फैमिली, तो ब्राइडल पाउचेस जो होते हैं वो हम कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं हर दुल्हन के लिए। वी नेवर चार्ज एनीथिंग फॉर ब्राइडल पाउचेस, बट ज़ुहैब का एक बड़ा फैंटास्टिक आइडिया था कि जब वो हमारी फैमिली है तो उसमें क्यों ना ब्राइड की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दी जाएं। जैसे कि क्यूटिप्स होती हैं जिससे आप क्लीन करते हैं, मस्कारा होता है, आई लैशेस होती हैं, लैश ग्लू होती है, एंड जो है एक छोटी सी च्युइंगम होती है, एंड देन जो है लिपस्टिक होती है जो सेम कलर की या उसके ऑपोजिट कलर की। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रीट जो ज़ुहैब ने डिसाइड किया कि वो दुल्हनों के अब जितने भी ब्राइडल्स जाएंगे प्रोडक्शन हाउस से, वो दुल्हनों के लिए एज ए सरप्राइज जो है वो हमारी तरफ से जाएगा। चलें जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है। वैसे ज़ुहैब डिज़ाइनर से पूछते नहीं है, लेकिन मैं पूछ लेती हूँ, एक अच्छा ब्राइड का जोड़ा कितने तक में रेडी हो जाता? देखिए ये सवाल जो है, ब्राइडल ड्रेस इज एन आर्ट। अच्छा, आर्ट की कोई कीमत नहीं। ये तो एक सियासी बयान, लेकिन हमारे आर्ट की कोई कीमत, आर्ट ही की तो कीमत होती है जनाब। वो आर्ट की कदरदान जो है वो अगर आर्ट को कोई समझता है, मैं आपको लिटरली बताऊं, हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उन्होंने कभी हमसे बात, अच्छा, और इसका मतलब ये कि वी आर डिलीवरिंग समथिंग अच्छा दैट इज जस्टिफाइंग द प्राइस टैग। लेकिन हमारे पास जो ब्राइडल्स हैं वो 350K से प्लस है। अच्छा, एंड दैट गोज बियॉन्ड द लिमिट। सही, वो फिर आप जिस तरह का ड्रेस पसंद कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिर आप लोग उसके प्राइसेस भी होते हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा ये बताइए, ज्वेलरी वगैरह भी आप करके देते हैं ड्रेसेस के साथ? सजेशंस देते हैं, बिकॉज आप लोग मतलब करके अगर कोई कहे आपको कि जी मुझे पूरा ब्राइड का सेटअप, हमारे एफिलिएशंस हैं डिफरेंट ब्रांड से जो हैंडमेड ज्वेलरी और इन भी बनाते हैं, एंड हम क्या करते हैं कि क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको स्टाइलिंग सजेशंस भी चाहिए होते हैं, तो ज्वेलरी, इवन मेंस वेयर, बहुत सारे हमारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि जब आप इतने अच्छे ब्राइडल्स बना रहे हैं तो आप मेंस वेयर क्यों नहीं बना कर देते हैं। सही। देन दिस गेव ज़ुहैब एन आइडिया कि चलें जी एक और हम डाइवर्स रेंज में जाते हैं, तो वेस्ट कोट्स, शेरवानीज, वी आर प्लानिंग दैट, और इंशाल्लाह वो भी मंजर आम पर आएगी। अच्छा, और हम ये चीज़ें भी देते हैं, सो शूज़, हेयर स्टाइल, मेकअप आर्टिस्ट। अरे वाह, जबरदस्त। यानी कि तो बहुत अंडर वैल्यू किया जाता है। मेरा पर्सनली मेरा लड़कों के साथ बड़ा एक मुझे वो फील हमदर्दी वाला रिश्ता, सिंपैथेटिक कॉर्नर है कि ब्राइडल डिजाइनर्स बहुत सारे, लेकिन ग्रूम डिजाइनर्स जो हैं नहीं है। बाकी वो ग्रूम डिजाइनर्स बहुत कम है। और अगर बेचारे लड़के ये कह भी रहे होते ना कि हम क्या बनाएंगे, हम क्या करेंगे, यकीन करें सब उनको ऐसे देख रहे होते, इनको कितनी फिक्र हो रही है, मतलब तुम्हें क्या जरूरत, तुम जाना शेरवानी लाना, पहले हमारे काउंसलिंग सेशंस जो होते हैं वो दुल्हा और दुल्हन दोनों को बिठा कर होते हैं, क्योंकि उनकी कलर ट्यूनिंग होती है, फिर दुल्हे का कॉम्प्लेक्शन भी अलग है और दुल्हन का कॉम्प्लेक्शन भी अलग है, फिर उसको सेम पेज पे लाना और फिर उनके लिए भी कुछ आइडियाज लेकर आना, तो वी आर एजुकेटिंग दुल्हाज एज वेल। इट इज बियॉन्ड द बिजनेस। अगेन मैं एक बात कहूंगा कि जब हम उनके ड्रेसेस उनको डिलीवर करते हैं तो वी मेक अ स्टोरी फॉर देम, वी मेक अ वीडियो स्टोरी, और इन द हाउस वी आर नॉट चार्जिंग फॉर इट। अच्छा, सो हम उनकी एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, किस तरीके से रिश्ता हुआ, कैसे हुआ, क्या सारी चीजें हुई। सो मैं ये समझता हूँ कि ये उनका बड़ा दिन है तो वो यादगार होना चाहिए। सही। तो आई ट्रीट एज अ मेमोरी। अगर हमारे पास पिक्चर्स हो तो मुझे बताइएगा कि सबकी पिक्चर्स हैं तो फिर मैं उसके ऊपर ज़रूर जो है वो बात करूँगी। अच्छा ये बताएं कि ये जो अब ट्रेंड चला, यानी आपने बताया ना कि आप एक हिस्टोरिक जो है वो ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, उसकी पूरी एक बैकग्राउंड होती है और जिस तरह से आप हैवी स्टफ के ऊपर काम करते हैं, तो लोग इसको पसंद करते हैं। बाद में आते हैं आपके पास कि भाई ज़ुहैब आपने इतना हैवी शरारा मेरा बना तो दिया था, अब मैं इसका करूं क्या, क्योंकि मैंने एक दिन तो इसको पहन लिया है। तो बहुत सारी जगहों पर ये होता है कि डिज़ाइनर उसके ऑल्टरनेट में उनको कुछ बना के दे देते हैं कि अच्छा चलिए शरारे का आप कुछ अरेंज कर लें, दुपट्टे के साथ कोई ड्रेस बना लें। कोई कभी आया है ऐसा क्लाइंट कि किसी ने आके कहा कि भाई ये देखें ये अब हमने खरीद लिया, ले लिया, अभी हमसे आगे ये कैरी नहीं हो सकता? सबा इसके अंदर ये है कि हम लाइफ टाइम
आफ्टर सेल सर्विस देते हैं अपने सही। क्लाइंट्स को। अच्छा। अगर वो किसी किस्म का ऑल्ट्रेशन चाह रहे हैं हम उनको बताते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि जी मुझे अपने भाई की शादी में अपना शादी का लहंगा पहनना है, तो वी ट्वीक दैट लहंगा, वी डू दैट ऑल्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ये कि हमें पता है कि वो जोड़ा उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कोई भी ट्विकिंग उनको चाहिए, कोई भी ऑल्ट्रेशन चाहिए। लोग अपनी अम्मी के लहंगे लेके आते हैं, गरारे लेके आते हैं, वो 30-30 साल पुराने। अच्छा। एंड आई बिलीव मी उनके काम और उनकी एम्ब्रॉयडरी की जो क्वालिटी है वो दैट इज इंटैक्ट, वो खराब नहीं करना होता। बड़ा चैलेंज होता है। एग्जैक्टली, वी टेक इट एज अ तो वो चैलेंज। तो कलर भी फेड हो जाता है, कपड़े की क्वालिटी भी उस तरह नहीं होती सर, इतने हम उसको रिस्टोर भी फर्क करते होता हैं। है। हाँ, फर्क होता है, बट वी रिस्टोर दैट गारमेंट। Okay. एंड कभी कभार उसके काम को पॉलिश करने की जरूरत पड़ती है। हम उसके इमोशंस के पीछे जा रहे हैं ना, कि उस लड़की के लिए कितना इंपॉर्टेंट है अपनी अम्मी का लहंगा या अपनी अम्मी का गरारा। सो वी व्हाट वी डू कि हम उस गरारे के साथ एक शर्ट डिजाइन करते हैं, उसका दुपट्टा डिजाइन करते हैं, और फिर हम उसको इमोशन को भी एक जिंदा रखते हैं और अपना डिजाइन भी उनको ऑफर करते हैं। मोस्टली आजकल गरारे बहुत वगैरह trend जो है, होते हैं वो बिल्कुल। लोग लेकर आते हैं ना, कि ये फला का गरारा, दादी का गरारा है या नानी का गरारा है या अम्मी का पुराना गरारा है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि जैसे किसी की शादी हो गई और उन्होंने हमसे ड्रेस बनवाया, हाँ। अब जैसे आपने एक पॉइंट उठाया कि अब उसका क्या करें फिर, सही। क्योंकि वो तो एक ही बार पहनना है, 2 बार पहनना है। तो क्या होता है कि कभी कभार ब्राइड्स जो हैं वो हमारे पास आती हैं कि अब मैं इसका क्या करूं, वही because ना, हाँ, कुछ नया हाँ, करना है। हाँ। तो उसमें हम उनको सजेस्ट ये करते हैं कि जैसे दुपट्टा है, दुपट्टा अगर हैवी है तो हम उसके साथ बिल्कुल लाइट टोन ड्रेस उनको बना कर देते हैं, सही। जिसमें दुपट्टा फोकस्ड होता है और उनका जो ड्रेस होता है वो सॉलिड होता है। सही। तो वो डुअल टोन्स के साथ, डुअल सकते हैं, हाँ। सेट्स के साथ उसको पहन सकती हैं। इसी सही। तरह लहंगे और गरारे जो होते हैं, जो इतने हाँ, हैवी होते हैं, हाँ। लाइक ये पूरी मास्टरी है। हाँ, अगर आप सही। देखें ये पूरी मास्टरी है, इसमें बहुत दिमाग अगेन लगता है। और इस तरह से भी तो हो सकता है ना कि अगर किसी का शरारा भी बहुत हैवी है, शर्ट भी बहुत हैवी है, बिल्कुल। दुपट्टा भी बहुत हैवी है, तो शर्ट उसकी जो है वो हटा के तो शरारे के साथ Exactly. प्लेन हम शर्ट उसके लगा साथ के पैंट्स भी दे देते हैं, हाँ, पैंट्स हाँ, भी दे देते हैं, जैसे सही। शर्ट के साथ, हाँ। नी लेंथ और वो शर्ट बड़ी के प्यारी साथ, लगती है ना, बहुत वो बड़ी जबरदस्त लगती शलवारें हैं। कितनी खूबसूरत हाँ, होती हैं, हाँ, बिकॉज बिल्कुल। शलवारों का सीजन दोबारा आ गया है। हाँ। 1 कली की, 2 कली की सही। शलवारें, पटियाला शलवारें, ये ट्यूलिप एक शलवार। डिजाइनर ब्रेन ही आपको बता सकता है कि वो शरारे की शर्ट के साथ क्या कर सकते हैं, शरारे यानी जो लहंगा है उसके साथ क्या कर सकते हैं। Exactly. अच्छा, दुपट्टे का ज्यादातर जो इस तरह के भारी दुपट्टे होते हैं उनका शर्ट बनवाना ठीक रहता है, यानी नहीं, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज देखें हाँ। दुपट्टे का एक तर्ज होता है। हाँ। 4 गज का एक दुपट्टा है जिसने इतना हेविली हमने उसको एम्बेलिश किया है, उसमें पट्टे हैं, एम्ब्रॉयडरी है, बहुत सारे लोग करते हैं उसको काट के कहीं एप्लीक कर देते हैं, वो दुपट्टे की जान खत्म हो जाती है। दुपट्टा एक बड़ी प्राइसलेस मेमोरी होता है, वो जनरेशन से पास डाउन होता है। हाँ। जैसे हम कहते हैं लड़कियां कि जी मुझे अपनी अम्मी का दुपट्टा अम्मी पहनना का है। दुपट्टा, बट हाँ। उसके साथ हम सजेस्ट करते हैं कि आप इसको खराब ना करें, हाँ। आप क्योंकि काम खुल जाता है, काम काम खुल टूट जाता है, जाता है, काम- तो ऑब्वियसली हम सजेस्ट करते हैं कि आप इसके साथ सॉलिड प्लेन रॉ सिल्क का इस तरह का कोई कंपैरेटिवली Comparatively अच्छा सा बना लें, प्यारा हाँ। सा एक ड्रेस बना सकते हैं जिस पे आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। सॉलिड बनाएं और दुपट्टा अपने आप बोलेगा उसके हाँ, ऊपर। क्योंकि दुपट्टे इतने खूबसूरत होते हैं ना ये ब्राइडल ड्रेसेस के, कि ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छा, दुपट्टा जो मैं शुरू में आपसे पूछ रही थी कि नेट का दुपट्टा, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा या बनारसी या जो कॉटन का दूसरा स्टफ का दुपट्टा होता है, ब्राइडल जो दुपट्टा होता है ना वो किस स्टफ में बनाना चाहिए? देखिए, इसका भी बेस फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बेस फैब्रिक रॉ सिल्क है, यू कैन गो ऑन नेट, दुपट्टा आप नेट के ऊपर जा सकते हो। अगर आप ये चाहते हो आप मगर थोड़ा फिर सा नेट के दुपट्टे पे जो है उतना काम नहीं हो पाएगा ना, फिर वो नहीं, वो बिल्कुल कर हो होता जाता है। सब हो जाता है, सब हो अच्छा, जाता है। अच्छा, आपकी माथा पट्टी 10 इंच की हो, 12 इंच की हो, 18 इंच की हो। अच्छा। आपने जो अभी हीरा मानी का रेड कलर का ड्रेस देखा हाँ। था, इसके ऊपर हमने 12 इंच की माथा पट्टी दुपट्टे के ऊपर दी थी। ओके सो हाँ, या वी डिड दैट। तो दैट इज अगेन डिपेंडिंग अपॉन द बेस फैब्रिक, ओके। बट द बेस्ट ऑप्शन टू गो विद इज नेट। नेट, Yes, हाँ। yes. नेट के दुपट्टे अच्छा, कुछ कैरी दुल्हनें करने में होती भी हैं easy होता उनको फैब्रिक से एलर्जी होती है, तो हाँ, भाई, हमारा ये भी एक issue है। बिल्कुल हमारा हाँ। बेसिक प्रोसेस होता है कि हम जब सैम्पलिंग करते हैं, हाँ। कपड़े की सैम्पलिंग करते हैं, तो हम एक एक प्रोसेस उनसे जो है डिस्कस करते हैं कि कहीं उनको एलर्जी तो नहीं है, कहीं कुछ मसला तो नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पार्ट। हाँ, और ये क्योंकि जैसे जोएब ने बोला कि अगर 3.5 लाख से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही हाँ। है तो उसके पीछे 350 प्रोसेसेस है। Exactly. सही सही एक बिल्कुल एक छोटा ठीक है। छोटा सा प्रोसेस है हाँ। जो उसको स्पेशल बनाता है एट द एंड ऑफ द डे। सही कह रही है बिल्कुल, कि वो ना फिर स्पेशल बना देता है आपके इन खास मोमेंट्स को, क्योंकि इतनी डिज़ाइनर भी इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, आपकी भी इतनी एनर्जी ज़ाया हो रही होती है उसमें, आप भी बार बार सोच रहे होते हैं मेरा ड्रेस किस तरह से बन के आएगा। अच्छा, फिटिंग्स जो हैं Right. वो कितनी काउंट करती हैं? क्योंकि समहाउ बहुत सारी ब्राइड्स का ये होता है कि आपने 1 महीना पहले ड्रेस बनवा लिया,
अब आपने अपने जो मेजरमेंट्स हैं वो दे दिए, बट 1 महीने बाद आप और वीक हो गए, ये बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं ना, तो ये फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर आप मतलब क्लाइंट को ऐसे करके देखते हैं या फिर आप कहते हैं कि ओके बहुत हम एक दूसरे को देखते हैं, हम पहले दूसरे को देखते हैं। आपने एक बड़ा अच्छा वाकया याद दिला दिया। बैक इन 2022 एक क्लाइंट ने हमसे पीस बनवाया, उनकी शादी अगस्त में थी, उन्होंने हमें गलत डेट बता के अप्रैल में डिलीवरी ले ली। उसके बाद उन्होंने जिम ज्वाइन किया, कीटो किया, सब कुछ किया, उन्होंने 2 इंचेस से 3 इंचेस लूज किया, और जब वो उन्होंने पहना तो उन्होंने हमें बोला कि ये आपका जो है वो चोली यहाँ से मुझे ढीली हो गई है, लहंगे की बेल्ट बननी हो रही। तो मैंने उनको क्रॉस करते हुए मैंने उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन देखी, मैंने उनको बुलाया, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ, मैंने उनको बुलाया, मैंने उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया, मैंने कहा आपके ये मेजरमेंट से आप इस पे कन्वर्ट हो गए हो, तो वो उन्होंने माना नहीं। अच्छा। तो मेरी ये सजेशन है लोगों से कि अपने ऊपर जतन ना करें। आप जरूर डाइट करें, आप जरूर कीटो करें, लेकिन जब आपको लगे कि आपकी डाइट मुकम्मल हो गई है आपने शादी में उसी डाइट उसी पर्सनैलिटी के साथ ही रहना है, तो तभी आप डिजाइनर से इसका एक सोल्यूशन है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, रीजन बिहाइंड इट कि जब आपकी फिटिंग्स खराब होंगी तो आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर हिल जाएगा, आपकी फोटोग्राफी जाया हो जाएगी, आपका बड़ा दिन लगा के फिर आपको ड्रेसेस पहनने पड़ेंगे और फिर वो खूबसूरती नहीं आती ड्रेसेस में। पिने लगा के ड्रेस को रोकना आई वुडंट सजेस्ट, वो ड्रेस की तौहीन है बेसिकली। तो ये मींस आप अच्छा सॉल्यूशन मैं ये दे रही थी कि सबसे पहले तो हम कहते हैं अपनी शादी का कार्ड दिखाते हैं हमें डेट पता लग जाएगी, पहले तो क्लाइंट्स अपनी शादी का कार्ड दिखा देते हैं। मगर इसका सॉल्यूशन ये है कि क्योंकि हमने एक प्रोसेस में नई चीज इन्वॉल्व की है कि जब हम गारमेंट बन जाता है जिसे हम कच्चे पे सीना कहते हैं, तो एक कच्ची सिलाई करके हम क्लाइंट को अपनी जब हम डिलीवर करने वाले होते हैं हम उससे कुछ दिन पहले उनको बुलाते हैं, उनका कच्चे पे ट्रायल लेते हैं। अच्छा। और हम उनसे ये पूछते हैं कि और फिट करना है, आप और दुबली हो गई हैं, क्योंकि ये या अभी आप 15 दिन डाइटिंग करेंगी और ये 2-3 इंचेस हम स्पेयर में रख लेते हैं, और ये चीज डिलीवरी से 15 दिन पहले होती है। अच्छा। और हमने अब ये टेक्निक की है कि जिस दिन आपकी डिलीवरी होगी उससे 15 दिन पहले बुलाकर हम आपके पूरे मेजरमेंट्स दोबारा लेंगे, आपको कच्चे पे ट्राई करवाएंगे, और क्योंकि ड्रेस 1 से 1.5 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाता है सिलाई, फाइनल सिलाई, तो हम सारी चीजें दोबारा केटर कर लेते हैं। तो ये भी हमने ऐड करा है प्रोसेस, मतलब अगर आप हमारी लिस्ट देखें तो चेक लिस्ट जो है कोई 100 प्रोसेसेस तो मैं आपको गिनवा रही हैं यहाँ पर। तो ये तो जब है मैं एक चीज ऐड कर दूं सना साहब, वो ये है कि ये तो आपकी ब्राइड विद इन सिटी मौजूद है। The brides who are in Dubai, who are in UK, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, उनका नाप ऊपर नीचे हो जाता है, गलत हो जाता है, सो उसको भी हमें इस तरीके से कैटर करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, जो हम रेड कलर की बात कर रहे थे ना कि रेड कलर ब्राइड के बड़े, इन्हें ज़रा देखें, ये ब्राइड्स आ गई हैं, ये ज़रा आप इनकी कलर देखें और जो बताते रहें, ये साथ साथ ये देखें, एक रेड ये था प्रियंका वाला रेड ना, जिसके बारे में मैं बात करी थी कि ये रेड बड़ा डिफरेंट था, मतलब ये एक रिस्क लेने वाली बात थी, क्योंकि मैंने ये हैवी तो था, लहंगा बड़ा हैवी था प्रियंका का, लेकिन एम्बोस था और ऐसा लग रहा था जैसे काम हैवी और नहीं भी है। तो ये इट्स अ 3D वर्क, जिसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के स्टोन्स, पर्ल्स और उसको एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उसके अंदर एक चीज की फिलिंग होती है, उसके बाद आरी का काम होता है, आरी के ऊपर ये वाला काम होता है, तो वो 3D वर्क कहलाता है। अच्छा, दीपिका की एक पिक्चर है गोल्डन ड्रेस में ना, वो जरा दिखाएं ताकि वो मैं पूछ सकूं, क्योंकि गोल्डन ड्रेस बहुत सारे लोग बड़ा प्रेफर कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि जी हम कुछ गोल्डन थीम पे चले जाएं, हम कुछ गोल्डन जैसा या येलोइश जैसा कुछ कर लें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम या तो मेहंदी में मैंने लोगों को देखा है, या अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है कि मरून और गोल्डन के साथ कुछ मिसमैच करके जो है ना वो कर रहे होते हैं। ये कैसा रहता है? आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैंने जैसे आपको बोला 2025 का कलर भी कॉफी और गोल्ड टाइप है, तो ये बेस्ट मोमेंट है उन सब के लिए जो गोल्ड पसंद करते हैं, कलर फौरन से अपनी मेहंदी के ऊपर गोल्ड में जाएं, बारात में रेड के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं गोल्ड का, एम्ब्रॉयडरी का, और रिसेप्शन पे खासतौर पे जरूर गोल्ड में जाएं। तो ये पिक्चर देखिए ना आप, ये इन्होंने व्हाइट और गोल्डन काम किया हुआ है, लेकिन जो मुझे लग रहा है ये जो आगे जो पूरा पैनल इन्होंने दिया हुआ है फोरहेड वाला, ये आम लोगों पे कितना ठीक लगेगा? क्योंकि ये देखिए, ये तो इन्होंने कैरी किया हुआ ना, वो शी इज प्रोफेशनल, और आई गेस इन्होंने साड़ी बांधी हुई और ऊपर से इन्होंने शायद दुपट्टा स्टाइलिश का बहुत बड़ा काम है। हाँ, क्योंकि मुझे अभी इनकी पिक्चर में भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो वाकई बड़ा कोई
यानी हैवी किस्म का दुपट्टा पहना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तकरीबन ये स्टाइलिस्ट का बहुत बड़ा काम है, इसके मेकअप आर्टिस्ट का बहुत बड़ा काम है। लोग डिज़ाइनर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, फोटोग्राफर पे इन्वेस्ट करते हैं, स्टाइलिस्ट पे पैसे बचा लेते हैं, मेकअप पे पैसे बचा लेते हैं। देखें ये सारे की फीचर्स है, की पॉइंट्स हैं, और मैं ये सजेस्ट करूंगा लोगों को कि हर चीज़ को अहमियत दें। अगर आपका स्टाइलिस्ट ख़राब है, उसने आपकी बैक कॉम्बिंग के साथ दुपट्टे की सेटिंग अच्छी नहीं की, आप सफ़र करोगे अपने डे के ऊपर। कोई भी चीज़ अगर आगे पीछे होती है ना ब्राइड की, मेकअप से लेकर ज्वेलरी, शूज़ और उसकी एक्सेसरीज, जितनी भी चीज़ें होती हैं, यकीन करें अगर लाखों रुपए भी उसने ड्रेस पहना हुआ ना, हम लोगों ने, मैं जब ऐसी बहुत सारी दोस्तों की शादियों में गई ना, तो वो उनके मूड खराब हुए हुए होते हैं। वो हम पूछते भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं मेरी सैंडल नहीं ठीक आई, मुझे शरारे में ये प्रॉब्लम हो गई, ये उनका पूरा दिन जो है ना वो यहाँ पे खराब कर देता है। और है कि फॉर एग्जांपल जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो फॉर एग्जांपल कोई दीपिका की पिक्चर लेकर आए कि जी इन्होंने इसी तरह का पहना है और मुझे भी ऐसे ही पहनना है, वहाँ पर हम उनको एक चीज़ सजेस्ट करते हैं कि देखिए उनकी हाइट एक टॉल हाइट है, और प्लस इंडिया में इस तरह की सखाफत जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है वो हम पाकिस्तान में भी दिखा सकते हैं। बट अगर एक टॉल हाइटेड लड़की है या उसकी कर्वी बॉडी है या उसकी शॉर्ट हाइटेड है एंड कर्वी बॉडी है, तो हम उनको समझाते हैं कि हमें क्या बुरा लग रहा है कि आप हमें 4 लाख और देते हैं, ठीक है, बट द थिंग इज कि आप वो पहने और उस दिन आप अच्छी ना लगे तो फिर ये हमारी ऊपर आ जाती है बात के तरह से नहीं होता। तो जब वो दुल्हन बैठी होती है, उसके हाइट से लेके उसके कॉम्प्लेक्शन तक, कॉम्प्लेक्शन से लेके उसके बॉडी पोस्चर्स और बॉडी लाइक जो फिगर होता है उसको प्रॉपर स्टडी करने के बाद टीम सजेस्ट करती है कि आप ये लेकर तो आई हैं, हम आपको ये बना के देंगे। ये जो शॉर्ट ब्लाउजेस हैं ये बड़े इन है, ये लोग आजकल आके बोलते हैं बनवा रहे हैं लोग, ब्लाउजेस भी बोलते हैं, और ब्लाउजेस में 3D वर्क जो होता है जिसे हम कट वर्क कहते हैं, जो अगेन इंडिया से थोड़ा बहुत इंस्पायर होकर आया है, तो लोग मांगते हैं। बट अगेन मॉडेस्टी कुछ लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि ठीक है भाई हमें ये चाहिए बट सब ढका हुआ होना चाहिए। यही ना, ये होता है कि बनाना आपने दीपिका की तरह है, बनाना आपने प्रियंका चोपड़ा की तरह है, बनाना आपने क्यारा की तरह है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक मिंजा और जोहेब आपकी कलेक्शन के लिए, ब्राइडल कलेक्शन के लिए। तो जोहेब और मिंजा हमारे शो पर आए और आज का शो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद जो है वो डिस्कशन करेंगे, लेकिन किसी और टॉपिक पर। हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हम तैयार हैं, क्या हमारा दिमाग तैयार है, ब्रेन ट्रेनिंग क्या होती है, और मुख्तलिफ हादसात हमारी ज़िंदगी में रोनुमा होते हैं। वैसे तो हम रोज़ाना किसी न किसी इमोशनल इंसिडेंट से गुजरते हैं, जैसे कि किसी की कोई ख़बर सुन ली तो हम बड़े सैड हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन कभी कभी शॉकिंग इंसिडेंट भी आ जाते हैं, और कभी कभी ये शॉकिंग इंसिडेंट आपके आसान ख़ता कर देते हैं। मतलब आपको लगता है कि आपको यहाँ पर ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन आप उस तरह रिएक्ट नहीं कर पाते। तो किस तरह रिएक्ट करना चाहिए? कोई मुसीबत आ जाए सामने, खुदा न खास्ता आग लग जाए, कोई बिल्डिंग से गिर जाए, खुदा न खास्ता इस तरह के हालात हो या वाक़यात हो, तो आपका ब्रेन, आपके असाब, आप खुद कितने तैयार हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नादिया नदीम, जो कि सर्टिफाइड माइंड पावर ट्रेनर स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नादिया, इस्लामाबाद से कराची कैसा सफ़र रहा? बहुत अच्छा सफ़र रहा। कराची वैसे मेरा अपना शहर है, तो जब आती हूँ बड़ा एंजॉय कर रही होती हूँ कराची की चीज़ें, क्योंकि कराची वाले कहीं भी चले जाएं अपने शहर को नहीं भूलते। कराची वाले कहीं भी चले जाएं अपने शहर को नहीं भूलते, और अपने शहर की जितने भी मामलात हैं ना, कचरा, पोल्यूशन, ट्रैफिक जैम, बिजली के मसाइल, ये भी नहीं भूलते। कराची लैंड करते ही आपको याद आ जाता होगा, चलिए जी पता नहीं अब यहाँ लाइट होगी या नहीं होगी, पता नहीं रास्ता में ट्रैफिक जैम होगा या नहीं होगा। तो ये सारे मामला जो है वो चलते रहते हैं। अच्छा, हम बात करें ब्रेन ट्रेनिंग के हवाले से ना, तो जहाँ पर एक नॉर्मल सोशल एथिक्स में ये ब्रेन की ट्रेनिंग आ जाती है, जो अभी हम बात कर रहे थे मेकअप रूम में भी, कि भाई यूजुअली लोग जो है अच्छे खासे ठीक ठाक समझते हैं, होशियार होते हैं, इतने सेंसिबल होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के मामलात को टेकअप कर लेते हैं, और समहाउ उन्हें फिर अगर मामलात एक्सेस कर जाएँ तो आप जैसे ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसात और वाक़यात हो जाए, जैसे सडन किसी बिल्डिंग में आग लग गई, किसी के घर में आग लग गई, सडन किसी ने किसी की कोई बीमारी की खबर सुनी, सडन किसी की कोई डेथ की कोई खबर सामने आ गई, या सडन आप ही को पता लगा कि आप ही की फैमिली में खुदा न खास्ता किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, या फिर सडन आपसे कोई लड़ने ही आ गया, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? और उस टाइम पर आपको बाद में ख्याल आता है
कि हमें ये रिएक्शन उस टाइम पर देना चाहिए था लेकिन हमने ये नहीं दिया, अगर ऐसा रिएक्शन होता तो मामलात और बेहतर होते। ये जरा बताएं इसकी ट्रेनिंग कैसे की जाए। जैसे बहुत दफा आपने भी कुछ लोगों से सुना होगा कि लोग कहते हैं अरे हमें लड़ाई के वक्त ये बात याद नहीं, हम ये कहते तो ज्यादा अच्छा होता ना, वो मामला जल्दी पैचअप हो जाता, खत्म हो जाता। देखें, मुझे ऐसा लगता है आजकल के जो हालात है ना, हर किसी को ब्रेन ट्रेनिंग की जरूरत है। सही। पहली बात तो ये कि हमें हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये किसी को अभी तक पता ही नहीं कि मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है, इसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम फिजिकल हेल्थ, फिजिकल ट्रेनिंग की तरफ तो जा रहे होते हैं, लोग जिम जा रहे हैं, जिम खुल भी रहे हैं उसी हिसाब से, हर गली मोहल्ले में जिम है, हर जगह, हर शहर में। लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि अगर आपका मेंटल हेल्थ अगर आपकी सही है ना, आप यकीन करें आपकी लाइफ की अगर कुछ बिगड़ी हुई भी चीज़ है वो भी सही हो सकती है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से ज़िंदगी में फैसले कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हर चीज़ बेहतर हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। अच्छा, मेंटल हेल्थ जब ये हम नाम लेते हैं ना तो बहुत सारे लोगों का इस हवाले से ये परसेप्शन होता है यूजुअली कि भाई इन्होंने जब मेंटल हेल्थ की बात की है तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी डाडी, कोई गंभीर सी बात होगी, इसमें जो है कोई साइकेट्रिस्ट आएंगी जो कि एक लंबा चौड़ा लेक्चर देंगी और उसके बाद फिर पता नहीं क्या वही होती है मेंटल हेल्थ। एक्चुअल में आसान अल्फाज में लोगों को ये बताएं कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ अगर ठीक ना हो तो लोगों के रिएक्शंस क्या होते हैं। पहले तो देखें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता। सही। जो अक्सर आपने लोगों में देखा होगा बिलावजह का खवातीन भी शामिल है और मर्द भी शामिल है, इवन उसमें न्यू जनरेशन बच्चे भी शामिल हैं। ठीक है, हर किसी का अपने एज और जेंडर के हिसाब से एक अलग स्ट्रेस है। ठीक है, खवातीन हाउसवाइफ है उनका अलग स्ट्रेस है, वर्किंग है तो उनका अलग स्ट्रेस है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके लिए समझना जरूरी है कि ये भी एक इशू है, ये एक प्रॉब्लम है और इसका क्योर है। पहले ज़माने में ये होता था कि आप जब साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते थे तो आपको खुद भी लगता था कि हम क्या बीमार हैं, हमें कंटिन्यूस सेशन लेने होंगे या हमें कंटिन्यूस मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। तो लोग इससे बहुत दफ़ा घबराते थे कि जी हम दवाएं नहीं खाना चाहते, सही होना है, अगर उनको पता भी है सही होना है। लेकिन अब इस ज़माने में माइंड साइंसेस को मैं हर एक को यही कहती हूँ कि प्लीज़ माइंड साइंसेस को पढ़ें, समझें, ये एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा, ये जो माइंड साइंसेस की बात कर रही है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि ये माइंड साइंसेस को अगर आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये रिलेट आपकी लाइफ से ही कर रही है। ये वही साइंस है जो आप लोगों के अपने घरों में आप लोगों ने लगाई हुई होती है, इसी को माइंड साइंस कहते हैं। एक्चुअली इसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर लेंगे ना तो पॉजिटिव कर लें। मतलब अगर फ़र्ज करें कि किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है और वो खामखा आइसोलेशन में है, हर बंदे से जो है उसको प्रॉब्लम है, हर बंदा उसको अपना दुश्मन या सामने वाले को वो हर बंदे के ऊपर वो ओवरकम करना चाहता है या सामने वाले को वो इस सिचुएशन में रहता है कि कोई आएगा तो मैंने किसी को ये कह देना है। तो पता है जब आप इस सिचुएशन से समहाउ बाहर निकलते हैं, जब आप डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं ना तो आप मिस करते हैं इस सिचुएशन को कि मैंने उस टाइम पर बड़ा गलत किया क्योंकि मैं तो इस फ्रेम ऑफ माइंड में था, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि आप अपने वो जो प्रीशियस मोमेंट हैं वो अपनी एंजाइटी में, डिप्रेशन में या फिर अपने किसी स्विंग कहते हैं ना मूड स्विंग्स की वजह से ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल, उसके लिए बड़ी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल सबा, क्योंकि बहुत सारे हमारे केसेस ऐसे होते हैं, ऑब्वियसली हर किस्म के केसेस आ रहे होते हैं, तो उसमें जब उनको क्योर किया जाता है लिटरली रिव्यूज़ ये होते हैं कि वाकई आपने हमें, या तो कुछ लोगों के रिव्यूज़ ये होते हैं हमें ज़िंदगी जीने का तरीका बता दिया। एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे देखें अगर अब हम खवातीन हैं तो मैं एक मिसाल वही दूंगी कि लोगों को ज़्यादा इजी है, खवातीन स्पेशली प्रोग्राम ज़्यादा देखती होती हैं, उनको समझ में आएगा। जो किचन की टेक्निक्स हैं वो आपको ज़्यादा समझ आएंगी बनिस्बत और किसी के। ठीक है, तो इसी तरह ब्रेन ट्रेनिंग की जैसे आपने बात की, तो आजकल के दौर में हर किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर आपको भी फील हो गया, क्योंकि देखें मोबाइल, स्मार्टफोन हर एक के हाथ में, अगर आपको कोई इशू हो रहा है आप खुद देख सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। ये तो सेकंड स्टेज है ना कि आप किसी के पास जाएं और फिर वो क्या ट्रीटमेंट या कुछ होता है। लेकिन अब माइंड साइंसेस के थ्रू आप बिना किसी मेडिसिन खाए हुए सिर्फ 1, 2, 4 सेशंस के जरिए बड़े से बड़े ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं, फोबिया से बाहर आ सकते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग सब नॉर्मल होते हैं लेकिन लोगों के ऊपर डिप्रेशन होता है, किसी को स्लीप डिसऑर्डर होता है, नींद की कमी होती है, किसी के साथ घर में बहुत ज़्यादा झगड़े या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से समहाउ थ्रू आउट द डे आपका मूड ख़राब होता है। और जब ये आपकी आदत बन जाती है काम का स्ट्रेस लेना, रोज़ आपने काम करना है लेकिन मेहनत से चोरी करनी है, मूड ख़राब है, क्यों? क्योंकि मेहनत नहीं हो रही। अच्छा, जब आप पैशन के साथ मेहनत करना शुरू कर देते
आपका मूड ठीक रहता है, लोग कहते हैं यार आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस बंदे को आप हमेशा कॉन्फिडेंट, मुस्कुराता हुआ, एनर्जेटिक देख रहे हैं ना, जाहिर है उसकी पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो थ्रू आउट अपना सारा टाइम अपने बुरे रवैये और ख़राब मूड की वजह से ज़ाया कर देते हैं। उसके पीछे ये लॉजिक होती है कि उनको स्ट्रेस होती है। अब कोई घर से स्ट्रेस है, कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये स्ट्रेस आप ही ने रिमूव आउट करनी है। अगर आपके साथ बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है तो भी आपने उस पर सब्र ही करना है और उसको इस स्ट्रेस को भगाना है। अब मैं इमरजेंसी जो है ना वो रिएक्शन की बात करूँगी। अब एक खातून है, उनके घर में खुदा न खास्ता आग लग जाती है, तो मैंने भी नहीं सोचा हुआ अभी कि भाई अगर कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं और डिजास्टर कर दूं अपनी गलतियों की वजह से, और हो सकता है मुझे अगर मैंने कोई माइंड ट्रेनिंग ली हुई होगी तो मैं उस सिचुएशन को ओवरकम कर दूं। इसमें क्या करना चाहिए? सबा, हमारे मुल्क में ये चीज़ें कॉमन नहीं है, लेकिन वेस्ट में ये चीज़ें बहुत कॉमन है। इस पे डिजास्टर वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स ये प्रॉपरली कराई जाती हैं। उसमें मेल फीमेल बच्चे सब शामिल होते हैं, ठीक है। उनको पूरी ड्रिल्स कराई जाती हैं, उनको तैयार किया जाता है मेंटली, उनका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि जब कभी खुदा ना खास्ता ऐसी लाइफ में सिचुएशन आ जाए, क्योंकि देखिए एक कमजोर दिमाग, एक एंजाइटी डिप्रेशन में उलझा हुआ दिमाग रिएक्शन नहीं दे सकता, वो बैड रिएक्शन ही देगा। यस, आपका रिएक्शन बुरा ही आएगा। आप अगर डिप्रेशन में, एंजाइटी में, किसी भी प्रॉब्लम में है ना, तो आप बुरा ही करेंगे और बुरा ही रिएक्शन। एग्जैक्टली। तो अब ये चीज वेस्ट में तो बहुत कॉमन है कि लाइफ कोचेस होते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, या इन चीजों को लेके ट्रेनिंग्स की जाती हैं, वर्कशॉप्स दी जाती हैं, जो कि हम अब स्टार्ट इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म से ये चीजें करा रहे हैं। हम अभी जैसे हमारा मेगा कोर्स भी हो रहा है, उसमें भी हम ये चीजें सिखा रहे हैं, सेल्फ हेल्प कोर्स करवा रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को सही करें, अपना दिमाग सही करें। हम सिर्फ ये शिकायत करते हैं सोसाइटी खराब है। चले, ये तो बड़े इंसिडेंट हो गए ना, सडन ये जो सडन रिएक्शंस होते हैं ना, जैसे आप प्याज कट कर रहे हैं, आपकी अपनी उंगली कट गई, ये इट्स अ सडन रिएक्शन। अभी आपको खुद नहीं, आप अपने आप को खुद उस तरह से आप ट्रेन ही नहीं है, या तो भाई मेरे जैसा बंदा होगा तो शायद वो देख के वो बेहोश ही हो जाए, वो शोर मचाना शुरू कर दे और बिगाड़ दे सिचुएशन को। आपने उंगली कटने की जो बात की, मेरे साथ एक दफा हुआ घर में। अब घर में मैं उसकी कोई बॉटल कोई खोल रही थी, वो टायर बना होता ना, छुरी यूं करके खोल रही थी, तो छुरी उस पे से स्लिप हुई, मेरे यहाँ घुस गई, इतनी वो छुरी यहाँ तक अंदर मेरे घुस गई। ओह माय गॉड। और मैं अकेली थी घर में, ठीक है। अब मेरा क्या रिएक्शन, पूरा मेरे यूं खून बह रहा। अब और कोई खातून है, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि खवातीन के साथ ये नॉर्मल है, ठीक है, होता है घर में। तो मेरा रिएक्शन, क्योंकि मैं खुद माइंड एक्सपर्ट हूँ, मेरा रिएक्शन उस पर यह था कि पहले मैंने उठा के कॉटन ली और यहाँ पे उसको दबाया, क्योंकि मुझे पता था मैं छुरी निकालूंगी तो क्या होने वाला है। तो मैंने उसको छुरी को निकाला और फर्स्ट एड मैंने ये किया कि सुनने वालों के लिए बड़ा अच्छा ये एक होगा टिप कि आप कोई कट लग जाए कुछ ऐसा जहाँ से खून बह रहा हो, फौरन हल्दी लगा ले उस जगह पे। मैंने हल्दी लगाई और उसको बंद किया और मैं फौरन हॉस्पिटल भागी। तो उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका रिएक्शन अच्छा था। लेकिन बैक ऑफ स्टोरी क्या है, आपका रिएक्शन क्यों अच्छा था? क्योंकि मैं उन चीज़ों से पहले बाहर थी, मुझे हर वक्त का कोई स्ट्रेस नहीं था, या मेरा माइंड ऑलरेडी ट्रेन था कि अगर ऐसा कुछ होना है तो क्या करना है। जैसे मेरे बेटे का एक दफा एक्सीडेंट हुआ कि पूरी चिन उसकी यहाँ से फट गई, पूरा वो खूना खून। अब नॉर्मली मदर्स का रिएक्शन घबरा जाती है। तो इसी पे अब हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं कि आपको हम ये ट्रेनिंग दें, डिजास्टर ट्रेनिंग्स, कि आप कोई खुदा ना खास्ता, जैसे आपने कहा अल्लाह ना करे घर में आग लग जाए, या आप मेल भी हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए, मेल भी है या फीमेल भी है, कोई माइंड ट्रेनिंग, सडन ट्रेनिंग, डिजास्टर ट्रेनिंग तो सबके लिए, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान, जो सड़क पे निकल रहा है, चाहे वो लड़का है लड़की है, कोई भी है, उसके लिए जरूरी है। क्योंकि देखिए इसके बैक ऑफ वही बात है कि हम इसको डिस्कस करें तो बड़ी एक लंबी स्टोरी बन जाएगी, क्योंकि आप ए से शुरू करेंगे तो पहले आप अपनी बात करिए। अभी रिसेंटली थोड़े से दिन पहले घर में वो जो 3 प्लग होता है ना, एक्सटेंशन वायर होता है, मेरे अपने घर में, मैंने सोचा था बल्कि लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी, मैंने बनाई थी। वो क्या हुआ कि वो आई डोंट नो उसमें स्पार्क हुआ वायर में या क्या हुआ, अब वो सडन उसमें आग लगना शुरू हो गई और वो पर्दा जो है वो जल गया। अच्छा, पर्दा ऊपर तक आग इसलिए नहीं गई कि वो जो पर्दे थे ना, मेरे रूम के पर्दे जो थे वो नेट के थे, तो वो क्या हुआ कि वो एकदम उसको कहते हैं ना, वो नेट शायद उसने पकड़ा नहीं, या अगर वहाँ पे सूसी के या दूसरे पर्दे होते तो वो भड़क जाते। अब वो इलेक्ट्रिक में, मतलब वो एक्सटेंशन है जिसमें करंट आ रहा है। जब ये आग लगना शुरू हुई, मैं सडन घबरा गई, बिल्कुल ड्रेसिंग टेबल के पीछे। मुझे क्या हुआ, मैंने फौरन, क्योंकि मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं और डिजास्टर करने लगी थी, मैं वहाँ सोच रही थी कि पानी फेंक दूँ,
उससे क्या होता, करंट आता। लेकिन क्योंकि मैं सडन घबरा गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने अम्मी को कहा कि आप पानी दे दें, तो मुझे यहाँ, तो अम्मी ने कहा पहले लाइट का जो स्विच है ना, वो जो मेन स्विच है वो ऑफ करें, तो वो स्विच ऑफ किया। बट अगर मैं वहाँ पानी फेंक देती तो करंट मुझे लगता। तो हमें इन ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में, छोटे छोटे। अब आप जा रहे हैं, गाड़ी आपकी ख़राब हो गई है, आप सडन आप शॉक में आप डरेंगे या आप किसी को बुला के टायर चेंज करवाएंगे। तो ये जो माइंड ट्रेनिंग होती है ना, ये इसलिए बड़ी ज़रूरी होती है कि आप ज़ाहिर खुद खातून है, तो आपसे रिलेट करेंगी औरतें, आपसे सीखेंगी। तो ये चीज़ नादिया बताएं कि किस तरह से फिर ये ट्रेनिंग दी जाए कि किसी के साथ इस तरह के छोटे छोटे हादसा हो तो वो अपने असाब कैसे कंट्रोल रखे। सबसे पहले उसको माइंड में क्या चीज़ लेके आनी है? सबसे पहले तो अपने आप को काम डाउन करें। हाँ, ठीक है, क्योंकि अगर देखें आप एकदम से कुछ होता है, कोई चीज गिर गई, आग लग गई, हाँ। आप क्योंकि देखें एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, आप कुछ चलते जाते आप कहीं गिर गए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल रैंप शोज हैं। रैंप शोज में आपने देखा होगा कि मॉडल्स कितने हैवी ड्रेसेस पहन के वो गिर जाती हैं, लेकिन कितने मजे से वो अपना लहंगा या शरारा उठा के तो वो फिर वापस चलना शुरू कर देती हैं। भाई मैं या आप या कोई आम लड़की अगर गिर जाए ना, तो पहले वो एम्बैरेस होना शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं पॉजिटिव रिएक्शन, क्योंकि वो उन्हें सिखाया गया होता है कि अगर हील टूट जाए आपकी, अगर आप कहीं गिर जाएं, तो फिर आपने फौरन से वहीं से कैसे कंटिन्यू, दैट्स कॉल्ड ब्रेन ट्रेनिंग, या ये आपकी मूविंग ऑन लाइफ, मूव ऑन करने के जो ना एथिक्स होते हैं। तो आज आप हमारे व्यूअर्स को भी जो है ना खास टिप्स बता के जाएं। बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है सेल्फ हेल्प फेज। हाँ, क्योंकि सेल्फ हेल्प फेज में ये होता है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में, आसान ज़बान में बताऊं ताकि आपको समझ आए। एक परेशान दिमाग कभी भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दे सकता, ये एक नेचुरल साइकी है। सही, एक परेशान दिमाग कभी भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देगा। तो इसके लिए सेल्फ हेल्प में क्या होता है कि आपके जो भी डर, फोबियाज, घर के इश्यूज जो भी हैं, पहले आप उससे बाहर आए। सही, लोग कहेंगे भाई ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए मेडिटेशंस दी जाती हैं। अच्छा, वो किस तरीके से काम करती हैं? ये जो दिमाग है ना, हमने इसको बड़ा कोई फारिग कामों में लगा दिया हमने इसको ना, रील्स देख रहे हैं, फजूल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खानदान की पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, और इधर उधर। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, बेसिकली हमारा होता है एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या कर रहा है हमारी बॉडी में, हमारा ब्लड फ्लो जो है, हार्ट बीट है, ये इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब आपने अगर सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लिया तो सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि अगर कोई डिजास्टर होता है, कुछ भी होता है, उस वक्त मुझे क्या रिएक्शन देना है। क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये एक रिकॉर्डर है हमारी बॉडी में। सही, इसमें जो फीड करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी अतराफ में है, इतना नेगेटिव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हमेशा एक चीज याद रखें, जो देखेंगे सुनेंगे ये रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ सबकॉन्शियस। बिल्कुल सही, वो वैसे ही रिएक्शन, वो फिर आपका रिएक्शन वो कहते हैं कि सराउंडिंग और आपकी जो इर्द गिर्द का माहौल है, आपकी दोस्ती, आपकी इंटेंशन और आपकी रूटीन, ये आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आती है और ये बहुत काउंट करती है। चलिए जी, इस पे मज़ीद भी डिस्कशन करते रहेंगे अभी, क्योंकि अभी शो में या वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मज़ीद बातें करेंगे और ढेर सारी जो है वो टिप्स भी जानेंगे जल्दी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वेलकम बैक। तो शॉकिंग रिएक्शन की बात हो रही है कि कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। और शॉकिंग रिएक्शन जो है ना, वो जब आप माँ और बच्चे को देखते हैं ना, मॉल्स में, शॉप्स में, घर में, बाहर या किसी शादी हॉल में, किसी तकरीब में, तो आप 2-3 ही बातें सुन रहे होते हैं कि इसको हाथ नहीं लगाना, उधर नहीं जाना, इधर आ जाओ, ऐसे नहीं करना। दोनों की जो जहनी कैफियत होती है ना बच्चे की, तो ज़ाहिर है उसके हिसाब से ही होगी, लेकिन जो माँ की जहनी कैफियत होती है ना, वो बच्चे की तरफ से भी खुद भी सोच रही होती है कि भाई ये अब ये करेगा तो मैंने ये करना है। ये ज़रा बताइएगा कि ऐसे बच्चों को के जहन पे क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट होता है कि बार बार रोकना टोकना, और दूसरा ये कि किस तरह उनको रोका जा सकता है इस तरह की एक्टिविटी करने से। देखिए, आजकल के पेरेंट्स को भी एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम हमेशा ही कहते हैं बच्चों को कैसे एजुकेट करें। मैं ये कहती हूँ सबसे पहले पेरेंट्स को एजुकेशन की ज़रूरत है, पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। हमें उस एरा से बाहर आना पड़ेगा कि हमारे माँ बाप ने ये किया, तो वो ऐसे पेरेंट्स से, वो ज़माना और था, ज़माना जैसे जैसे वक्त चेंज होगा हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम आगे एक अच्छी जनरेशन नहीं निकाल पाएंगे। सही, ठीक है, क्योंकि आजकल ज़माना दूसरा है। हमारे बच्चे, मुझे सम टाइम लगता है कि हमसे ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। सही। अच्छा, बात सारी ये है कि बहुत सारे बच्चों की गैदरिंग जो होती है वो घर के बाहर ख़राब गैदरिंग होती है। लाइक उनकी जो दोस्ती होती है वो पॉजिटिव नहीं होती, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको किसी बुराई की तरफ ले जाते हैं, लेकिन फिर जब एक्सेस हो जाती है चीज़, कहते हैं ना सर से पानी गुजर जाता है, तो उसके बाद फिर वो
अपनी फैमिली में आके पेरेंट्स को आकर बता नहीं पाते हैं। एक तो उनको इस बुरी आदतों से किस तरह से दूर रखा जा सकता है, दूसरा उनको क्या कहा जाए, क्या कॉन्फिडेंस दिया जाए कि अगर वो कुछ भी कर रहे हो तो वो घर आके बता दें, ताकि वो बाहर ही किसी से ब्लैकमेल ना हो, ताकि जब वो बाहर हो तो उनका कॉन्फिडेंस शेक ना हो, ताकि जब वो बाहर हो तो हर बंदा हर वक्त उनको ये ना कि तुम्हारे घर में बता दूंगा। ये ज़रा बताएं। देखिए अगेन इसके लिए पेरेंट्स को इतना फ्रेंडली होना पड़ेगा। आपने और मैंने भी शायद वो ज़माना निकाला है अपने बचपन में कि कुछ अगर गलत हुआ घर में अम्मी अब्बा को ना पता चले। अच्छा, मैं तो कहती थी जाएं बता दें मेरी अम्मी को, मैं तो क्योंकि बहुत सारे मैं तो चैटर बॉक्स में तो एक क्योंकि बहुत सारे मैं केसेस में मैं ये सुन रही होती हूँ ना कि घर में ना पता, तो मैं उनको यही कॉन्फिडेंस देती हूँ कि हमेशा याद रखें कि क्योंकि हमारे पास ये यंग बच्चे भी काउंसलिंग के लिए आ रहे होते हैं, मेरा उनसे कहना ये होता है कि बच्चे आपके पेरेंट्स से ज़्यादा ना आपके लिए लॉयल आपसे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ पर आप ये सुन रहे हैं ना कि अच्छा ठीक है मैं घर में बताऊंगा, तुम्हारे भाई को बता दूंगा, तुम्हारी अम्मी को बता दूंगा, तुम्हारे अब्बू को बता दूंगा, कहीं भी जब कोई आपको ये जेस्चर देता है ना, इसका मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं और कहीं ना कहीं उसने आपकी कमज़ोरी पकड़ ली है। तो अपनी इन कमज़ोरियों को, एक तो आप किसी के सामने कमज़ोर ना हो, अपना काम पूरा करें या अपना गुडविल जेस्चर पूरा करें या अच्छे अखलाक से जो भी उसको कमी दिखी आपके अंदर। दूसरा, अगर वो आपको ऐसे कह रहा है तो आप जाके पेरेंट्स को बता दें। बिल्कुल, और ये सबसे बेहतर हल है। ये कॉन्फिडेंस आपको किसी स्कूल से नहीं मिलता, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता, ये कॉन्फिडेंस मिलता है आपके घर से। आपको घर से आपके अपने बड़े देते हैं, आपके अपने बड़े अगर बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, वो आपको ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखिए नॉर्मली हमारी सोसाइटी में यही होता है। कॉन्फिडेंस बेसिकली किसी बच्चे का शेक कैसे होता है, पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो एक ऑब्वियसली वो एक हर चीज़ जुड़ी हुई होती है। हम ये नहीं कह सकते कि एक 20 साल के लड़के लड़की में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। उसके बिहाइंड बहुत सारे रीजंस होते हैं, स्टोरीज होती हैं। उसका सबसे बड़ा एक रीज़न जो हमारी सोसाइटी में है, एक फैमिली गैदरिंग है, कहीं बैठे हैं, बच्चे को डांट दिया, मार दिया, उनको लगा 2, 3, 4 साल का बच्चा है, इसको तो याद भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यही छोटी छोटी चीजें उसके माइंड में जमा हो रही हैं, उसका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, उसको ये फील आ रही है कि मैं, या हम नॉर्मली सुनते होंगे हम कि बच्चों को कह दिया अरे नहीं तुमसे तो ये काम नहीं होगा, तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुम तो किसी काम के नहीं। बल्कि आपको तो कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि नहीं, यू कैन डू इट। अब आपकी सराउंडिंग में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में मतलब जब आप उनको देखते हैं, आप सोचते हैं, आप कहते हैं या अल्लाह ये, बट आप उनके मुंह पे कभी नहीं कहते ना। आप कभी नहीं इस तरह से, अगर आप उनके दोस्त हैं, अगर आप उनके खैर खा हैं, तो आप क्या कहते हैं, नहीं यू कैन डू इट। बिल्कुल नहीं, ये होगा, ये कर लिया जाएगा। मैं जैसे एक मिसाल आपको देती हूँ, तमाम जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, मदर्स हैं, फादर्स हैं, वो एग्री इस बात से। मेरे बच्चों में आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर कॉन्फिडेंस है, लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, तो मैंने कहा ये कॉन्फिडेंस ऐसे लफ्जों से नहीं आया। बच्चों ने बहुत दफ़ा भरी भरी खाने की ट्रेस गिरा दी, तोड़ दी। मैं यकीन करती हूँ कि जितनी मदर्स मुझे देख रही हैं, उनका दिल में सोचिएगा ज़रूर इस सवाल के बाद कि रिएक्शन ये होगा कि उठ के थप्पड़ लगा दिया, चप्पल मारी और रख के डांटा कि ये क्या किया, बर्तन सारे तोड़ दिए। मेरे बच्चों ने जब भी ये चीज़ की, मैंने उस पर कहा कोई बात नहीं, चलो समेट लो इसको। कोई बात बिल्कुल नहीं। ये अच्छा, जब मैं छोटी थी, वैसे अम्मियाँ भी ना बड़ी चेंज करती रहती हैं अपने रिएक्शंस में। जब मैं छोटी थी ना तो मैं शरारतें करती थी तो मेरी अम्मी मुस्कुरा देती थी, लेकिन आजकल अम्मी नहीं मुस्कुरा आजकल अम्मी ये शो आपने ज़रूर देखना है, ये शो आपके लिए रखा है हमने। एक कॉलर है जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं सब आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल सही। मैं सिकंदर बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा सवाल डॉक्टर साहिबा से था। जी जी, कि जितना आजकल हम देखते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, वो इवन जो खाना वाना भी खा रहे हैं, उनको वीडियो पे कोको मेलन लगा के यूट्यूब पे उस तरीके से दिखाया जाता है माँ बाप कि बच्चों को जाए खामोश हो जाए। और दूसरा ये सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरीके से चल रहा है कि एक फेक पर्सोना दिखाया जा रहा है, वो भी ब्रेन पावर काफी किल कर रहा है हमारी यूथ की, क्योंकि प्रायोरिटीज चेंज हो रही है। तो सवाल सब क्या मैसेज देना चाहिए? ठीक है जी सिकंदर, आपका क्वेश्चन आ गया है। अच्छा सिकंदर के दोनों क्वेश्चंस आप पहले इसका आंसर करें, फिर मैं मेरी नज़र में दुनिया की सबसे वर्स्ट चीज़ है कि बच्चे को खाते वक्त आप कोई वीडियो या मोबाइल पे लगाते हैं। आप उसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। आप कोई वीडियो देने के बजाय आप उससे बैठ के बातें करें, आप उसको अच्छी अच्छी बातें बताएं। आप क्योंकि आप बीइंग अ पेरेंट अगर आप ही नहीं बताएंगे तो उसको कौन बताएगा, और जब कोई बाहर से बताएगा तो गलती उसे पता चलेगा। तो सबसे वर्स्ट चीज़ है आप बच्चे को जो दे रहे हैं वो वीडियो
और ये कार्टून्स और ये इनकी सूरत में वो भी खाना खाते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस जो है वो उसको उसी तरीके से ट्रेन कर रहा है। उसी तरीके से ट्रेन कर रहा है। और इनका दूसरा सवाल क्या था? इनका ये था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक चीज़ें चलाई जाती हैं और जो दिखाई जाती हैं, बताई जाती है, वो भी कितना जो है वो देखें, अगेन इसमें पेरेंट्स की ड्यूटी है, ठीक है। हम पेरेंट्स, हमारे माएँ और वालिदैन हमारे क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक कंफर्ट जोन देने के लिए बच्चे को बस उठा के यूट्यूब लगा के दे दिया है। ये आप और मैं भी जानते हैं कि बीच में क्या क्या चल रहा है। हाँ। या एक वीडियो खत्म होने के बाद उसी से रिलेटेड किस किस्म की वीडियोस आ जाएंगी। प्रॉब्लम ये है कि अब बात अगर वो है ना कि सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अच्छा भी है, बुरा भी है। अगर आप लिमिटेशन ही सेट नहीं करेंगे अपने बच्चे की, तो फिर आपका बच्चा उसको समझ में कैसे आएगी कि ये मेरी लिमिट है, ये नहीं है। अगर हर चीज में आप उसको चॉइस दे देंगे तो एक दिन तो फिर उसको पेरेंट्स के लिए भी चॉइस मिल जाएगी। तो भाई आप हर चीज में चॉइस नहीं देते, बिल्कुल समहाउ आप बताते हैं कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये लाइफ का ये मैटर है जिसमें यू डोंट हैव चॉइस, बिल्कुल ये मैटर है जिसमें यू हैव 10 to 14 चॉइसेस, ये मैटर है जिसमें यू आर फ्री टू चूज एनीथिंग। एग्जैक्टली। तो ये वाले जो क्राइटेरियाज होते हैं ना, ये सेट करके देने की जरूरत है। यही मैं आपसे कह रही हूँ ना, अगेन इसमें भी पेरेंट्स की ड्यूटी है, क्योंकि देखिए बच्चा आप जैसा उठाएंगे वो वैसे ही उठेगा। आज आप जाके किसी क्रिमिनल को पकड़ लें और उससे क्या उसने ये क्राइम क्यों किया, आप उसके बैक ऑफ जाके देखें उसने ये क्राइम क्यों किया। अरे भाई क्रिमिनल, अभी रिसेंट हमने अपने एक शो में नादिया, एक बंदा था जो कि चोरी डकैती वगैरह करता था, उससे इंटरव्यू किया हमारी करस्पॉन्डेंट ने ना। ही वॉज सिटिंग लाइक सो कॉन्फिडेंट, ऐसे करके वो बैठा हुआ था और ऐसे करके वो इंटरव्यू दे रहा था। और उसका मुझे हैरत हुई कि वो कहते हैं महीने में एक ही डाका चोरी करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जेब खर्च निकालना होता है। उससे पूछती बाकी क्या करते हो, कि संडे मार्केट और इधर उधर मैं मार्केट लगाती। सी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो कितने कॉन्फिडेंटली जाता है, वो जहाँ बैठा है वहाँ शायद पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, या यू नो पीछे बैक पे कुछ होगा ना, तो जब ही तो वो इतना कॉन्फिडेंट होके और बैठ के वो इस तरह की बातें, वरना बंदा इतना शर्मिंदा होता है कि वो उसकी आंखें नहीं उठती कि यार मैं तो चोर हूँ, मैं अपना कितने मजे से। क्योंकि देखिए सबा, किसी भी एक इंसान चाहे वो सही हो, उसका कोई भी इशू हो, आप उसको एकदम से खड़े होकर आप कुछ नहीं कह सकते जब तक कि बैक ऑफ आपको उसकी स्टोरी ना पता हो कि इसके बैक ऑफ। जैसे बच्चों के साथ आजकल जो भी केसेस हो रहे हैं, या बच्चों के कॉन्फिडेंस पे हम बात कर रहे थे, तो इसके लिए अगेन वही पेरेंट्स को ज़रूरत है कि आप उनको उनकी गलतियों पर इस तरह ना रिएक्ट करें कि वो डर जाएँ वो काम करते हुए दोबारा। क्या यही आपके बुरे रिएक्शन है जिसकी वजह से बच्चे का कॉन्फिडेंस शेक हुआ कि वो फिर 20 साल की उम्र को पहुँच गया है ना, उसकी जिंदगी में वो एक एक डर जमा होते चले गए। मेरी बेटी ने एक दफा एक्सीडेंट किया, गाड़ी मारी, जब उसने नई गाड़ी चलानी शुरू की, मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी पार्क करते हुए पूरा मेरे घर का गेट उड़ा दिया उसने। ठीक है, ऑब्वियसली गाड़ी भी आगे से डैमेज हुई, पूरा गेट उड़ गया। उसका रिएक्शन ये था, जब मैं आई नीचे तो वो यूं बस खड़ी थी कि अब मार पड़ी, डांट पड़ी, क्योंकि गाड़ी भी डैमेज की और गेट भी उड़ा दिया। मैं आई, मैंने उससे कहा वाह, मैंने कहा मुबारक भाई, आज सब खाना बाहर खाएंगे, आज मेरी बेटी ने पहला एक्सीडेंट किया है। मैंने कहा देखो, पहली बात, जब तक रोड पे निकलोगी गाड़ी, या तो तुम खुद मारोगी या कोई तुम्हें आके मारेगा। पहला लेसन तो ये है, ठीक है। इस पे रिएक्ट कैसे करना है तुम्हें ये सीखने की जरूरत है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम ठीक हो ना, अल्लाह का शुक्र है। अब नेक्स्ट टाइम ये याद रखना है, एक्सीलेटर कितना दबाना है, कितना प्रेस, ठीक है। गाड़ी डैमेज हुई, गाड़ी बन जाएगी। बिल्कुल, अगर आप उस टाइम पे ये कहती ना ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या, उससे क्या होता है नेक्स्ट टाइम एक तो उसकी बेचारी की गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं होती, और सेकंड अगर कभी कुछ उसके साथ दोबारा ऐसा हो जाता ना, तो वो शायद गाड़ी से उतर के बाहर आने के भी वो उस ट्रॉमा में अगेन चली जाती, जो मामा ने डांटा था, जो मामा का रिएक्शन था, वो उसका ट्रॉमा क्या होता। अब रोड पे गाड़ी लगी है, मैं घर जाऊंगी, क्या होगा मुझे, फिर मेरे साथ वही हो फिर। अच्छा इस तरह के भी एक ही आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि सोशल मीडिया पर जो फेक लाइफ दिखाई जाती है, यानी कि होता कुछ और दिखाते कुछ हैं, मतलब लोग बहुत शोबाजी करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन उससे जो बच्चे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर असर आ रहा होता है। फलाना ने गाड़ी खरीद ली, फलाना ने जो है उसके पास वो टॉय है, वो ये सारी चीज़ें, तो ये फिर बच्चे अपने पेरेंट्स को इस तरह से परेशान भी कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि भाई वो बता दें कि ये सब फेक होता है। यू कैन ऑल्सो अपलोड अ पिक्चर, और एक अच्छी सी पिक्चर आप बाहर जाके अपलोड कर दें। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों को ये सिखाएं जो इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें कुरान में भी कहा है कि जो तुम्हारे पास है तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बनो, और जो है उस पर शुक्र अदा करो, और अपने से नीचे वाले को देखो। सही। आप, क्योंकि हम देखें अनफॉर्चुनेटली हम अल्लाह से दूर हैं,
हाँ। हम इस्लाम की तालीमात पे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। हम इसीलिए परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारी जनरेशन परेशान हाँ, है। क्यों? सही। क्योंकि हम इस्लाम से खुद ही दूर हैं, तो हम बच्चों को क्या उठाएंगे? हम उनको ये अगर इस्लाम की रूह से बताएं कि भाई अल्लाह ताला ने ये फरमाया, बेटा तुम्हारे पास ये टॉय है ना, इस पे खुश रहो, इस पे देखो, खुश होगे ना तो अल्लाह ताला तुम्हें और देंगे। इससे अच्छा तुम्हें जो तुम्हें पसंद है ना, तुम देखना अल्लाह ताला तुम्हें ये देंगे। सही। तुम इस पे शुक्र करो अल्लाह का, अल्लाह ताला तुम्हें देंगे। वो कहते हैं ना कि नथिंग इज परमानेंट, ना ही खुशी परमानेंट होती है और ना ही गम परमानेंट होता है। और जिन लोगों के पास बहुत कुछ है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनके पास रखे। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है, भाई आपके पास उससे बेहतर आने वाला है। आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप ये सोचें। हाँ, दफ़ा मैं लोगों से ही कहती हूँ कि आपकी जो भी लाइफ है, मैं ये अपर लेवल, मिडिल या लोअर लेवल पर नहीं जाऊंगी, सही। जो भी लाइफ है आप ये सोचें, शायद बहुत से लोग आप जैसी ही जिंदगी जीना चाहते हैं। हाँ, वो बिल्कुल। इससे भी वर्स्ट है। बहुत बहुत अच्छी बात की कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आप तो इस बात पे रो रहे होते हैं ना, भाई हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। शिकवों की, शिकायतों की लाइन तो होती है लोगों के पास, लेकिन जिस तरह अभी नादिया ने बात की कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप ही को फॉलो कर रहे हैं, वो तो चाहते हैं वो आपके जैसी जिंदगी जिए, लेकिन वो भी जिंदगी सबा मैंने इस पे उनके एक पास वीडियो नहीं बनाई होती। थी हाँ। कि आपको जब ये जिंदगी में अपनी किसी कमी का एहसास होने लगे ना, तो एक जाके हॉस्पिटल का चक्कर जरूर लगा लिया करें। हाँ। जब आपको ये लगे कि मुझे इतनी कोई भी बीमारी हो गई है, या थायराइड हो गया, या मुझे कोई जॉइंट्स का इशू हो गया, तो जाके हॉस्पिटल में उन लोगों को देखें जिनको पेसमेकर लग रहा है, जो पेसमेकर के सहारे जी रहे हैं, उन लोगों को देखें जिनके डायलिसिस हो। इससे ना मुझे एक बहुत ज़बरदस्त बात याद आई कि मैं एक क्लिनिक पर गई हुई थी, और एक क्लिनिक पर एक खातून और एक उनके हस्बैंड जो है वो थे, डेंटिस्ट की जो है वो क्लिनिक थी, वहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। आई डोंट नो उनका क्या इशू था, क्या नहीं था, वो दोनों बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रहे थे और बहुत बुरे जेस्चर के साथ बैठे हुए थे। और जब मैं वहाँ गई तो मैंने उनको, खातून जो थी, मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा सा उधर हो जाएं ताकि मुझे जगह मिल जाए। तो बहुत बुरे तरीके से उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा और फिर उन्होंने मुझे जगह दी और मैं बैठ गई। अब मैं मुस्कुराई जा रही थी क्योंकि मैं अपना फ़ोन देख रही थी और उसमें मैं रील्स वगैरह कुछ देख रही थी। तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने सडन अपनी वाइफ को ये बात की कि देखो अल्लाह का शुक्र अदा करो, मतलब तुम्हारे यहाँ पे जो जॉ में तुम्हारे ये जो चीक्स हैं या इतना पेन है कि तुम मुस्कुरा भी नहीं सकती हो, ठीक है। और ये मतलब उससे तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है, एंजाइटी भी हो रही है, तुम परेशान भी हो रही हो, लेकिन देखो कि वो जो बैठी हुई है वो मुस्कुरा रही है। तो इस बात पे तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जब ठीक हो जाओ, यानी जब तुम्हारी ये दांत का दर्द ठीक हो जाए और तुम मुस्कुराने लगो, तो इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ताला तुम्हें मुस्कुराने के लिए भी जो है ना, यू आर फ्री टू स्माइल। तो ये मुस्कुराना भी बड़ी नहीं, यानी कि आप अगर सोचते ना कि ये आपने हाथ हिला लिया, आपने ऐसे कर लिया, बहुत सारे लोग इतने बीमार हैं कि वो ये सिर्फ मूव करने के लिए तरसते तड़पते हैं कि भाई हमारा अगर ज़रा सा हाथ मूव हो जाए तो हम पता नहीं क्या क्या काम कर लें। तो हर हाल में आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नादिया नदीम हमारे शो पर आई, एंड आई होप कि आज का जो हमारी टॉपिक था, डिस्कशन थी, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली होंगी जो आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी शॉकिंग इंसिडेंट आपके साथ हो, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आप अगर कोशिश करें तो प्रोफेशनल 2-3 महीने की जो ये माइंड ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं, ख़वातीन घर में बैठी होती हैं, कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बड़े ज़रूरी है कि हाउ टू रिएक्ट ऑन द राइट टाइम, आप किस तरह से राइट टाइम पर। इंटरप्ट करूंगी मैं, बिल्कुल, कि जो कोर्सेज करना चाहे, हम इस वक्त पाकिस्तान में माइंड पावर आर्टिस्ट के नाम से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवा रहे हैं ऑनलाइन। चलिए जी, वाह, आप अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल पे देख के वो लेक्चर्स अटेंड करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, हम उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग। चलिए जी, बिल्कुल। और ये देखें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो नादिया माइंड ट्रेनिंग के कोर्सेज भी करा रही है। तो आज के शो से फिलहाल इतना ही। शो में वक्त हो गया एंड अप, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर आएंगे नई टॉप स्टोरीज के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।